सबसे पहले ना तुमको देखो ग्रुप 2 में है ना, देर आर टोटल 3 सब्जेक्ट्स, इतना तो पता होगा ना सबको। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज अ सेबी, सेकंड इज अ ईसीआईपीएल दैट इज इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, सॉरी तीसरा होता है टैक्स। बराबर, 3 सब्जेक्ट है। अगर कंपैरेटिवली तुम देखोगे जो ग्रुप 1 पढ़ चुके हैं, ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 थोड़ा मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें जीएल में इतना 19 चैप्टर पढ़े, फिर सीएल में 22-23 चैप्टर पढ़े, तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा ये। ओके, मेरा जो सब्जेक्ट है आई एम गोइंग टू टेक एंटायर ईसीआईपीएल। ईसीआईपीएल है ना 100 मार्क्स का पेपर है, बट इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए 60 मार्क्स है, पार्ट बी 40 मार्क्स है। इसमें है ना पूरा इकोनॉमिक वाले लॉज आएंगे, और ये है ना नाम सब्जेक्ट का इकोनॉमिक एंड कमर्शियल है, तो प्लीज इसको इकोनॉमिक मतलब वो डिमांड सप्लाई कनेक्ट मत करना, ये डिमांड सप्लाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिलेगा ऐसे लॉज जो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जरूरी है। जैसे तुमको इसमें मिलेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। जैसे अभी तुमने किसी ने अगर वो विजय माल्या का पॉडकास्ट देखा रहेगा, देखा किसी ने, तो उसमें देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोला है उसको, तो तुमको वो भी एक चैप्टर है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर कौन होता है। फिर तुमको एक आएगा कि बेनामी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, बराबर। देन एक कंपटीशन एक्ट होता है, ये सब चीजें तुमको इसमें आएगी। तो इट इज प्योरली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो लगता है वो है। पार्ट बी जो है दैट इज प्योरली 40 मार्क्स, इट इज प्योरली रिलेटेड टू आईपीआर, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंदर आएगा तुमको सबसे फर्स्ट आता है, एक आता है ट्रेडमार्क, एक आता है कॉपीराइट, फिर एक आता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, फिर एक आता है पेटेंट, एक आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, और एक होता है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है इसमें। इसमें से ना सबसे थोड़ा ज्यादा टेक्निकलिटी तुमको सिर्फ कॉपीराइट वाले पार्ट में मिलेगा, बाकी तुम ट्रेडमार्क, जीआई, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट ये बहुत इजी है। तो ऑलवेज इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कि भाई ईसीआईपीएल पढ़ाई स्टार्ट करना है, ऑलवेज स्टार्ट विद द पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी थोड़ा इजी होता है पढ़ने के लिए। क्योंकि पार्ट ए पढ़ना चालू करोगे ना तुम, तो तुमको ऐसा लगेगा कि क्या घटिया सब्जेक्ट हाथ में आया है मेरे, क्योंकि वो आगे का पार्ट जो है ना पार्ट है, इसमें जैसे तुमको एक मिलेगा फेमा करके चैप्टर है, ठीक है, फिर एक है एफसीआरए करके चैप्टर है। तो ये ना बहुत मतलब पेनफुल चैप्टर्स है, वो लोगे ना तो तुम्हारा ऐसा डिप्रेशन आएगा कि फिर क्या मतलब क्या पढ़ना है मेरे को फिर। तो वो सब मत करना, ऑलवेज स्टार्ट विद द पार्ट बी। एग्जाम में जब पेपर भी लिखते हो, आई ऑलवेज जनरली एडवाइस कि हमेशा पेपर लिखते हो तो पार्ट बी से पेपर लिखना स्टार्ट करो, पार्ट ए से मत चालू करना। क्योंकि पार्ट ए में थोड़े बहुत क्वेश्चन है ना, कभी टेक्निकलिटी आते हैं तो तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो उधर थोड़ा वो होता ना, फर्स्ट 10-15 मिनट्स में ही फट के हाथ में आ गई ना, तो आगे का पूरा पेपर खराब हो सकता है। तो बेटर है कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए पार्ट बी से चालू करने का। छोटा भी पार्ट होता है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी इतने पूछते नहीं है इसमें, एक आध दो आया तो बराबर, तो क्या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा पढ़ने के लिए। पार्ट ए थोड़ा लेंदी भी होता है, थोड़ा टेक्निकल भी होता है, तो वो हमेशा बाद में लिखना है, ठीक है। चलो बुक लाए हो ना लिखने के लिए, ठीक है बुक निकालो। ओके, टाइटल दो, ईसीआईपीएल पार्ट बी। पार्ट बी जो है ना, जैसे कि मैंने उसमें बोला तुमको अलग अलग पार्ट है, तो जैसे सबसे पहला पार्ट आता है विच इज नोन एज, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं तो एक होता है पेटेंट, बराबर। पहले सारे पार्ट का बेसिक इंपॉर्टेंस समझ लो कि हर एक पार्ट के लिए मतलब क्या क्या कवर करता है। तो जैसे पेटेंट होता है ना, सो पेटेंट होता है इट प्रोटेक्ट्स योर इनोवेशन। तुमने कुछ इनोवेशन किया है ना अगर लाइफ में, तो तुमको उसका पेटेंट कराना पड़ता है। अभी जैसे देखो पेटेंट मतलब इनोवेशन होता क्या है आजकल है ना, जैसे समझो काफी लोग जो साइंटिस्ट फील्ड के या रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड के लोग होते हैं, या नॉर्मल पर्सन भी कोई होता है, तुमको एक चीज करना है कि लाइफ में ना एक इनोवेशन करना है, कुछ ऐसा इनोवेशन वेदर इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट,
वेदर इट्स रिलेटेड टू प्रोसेस, तुम कुछ भी एक लाइफ में इनोवेशन करो। इनोवेशन अगर किया ना तो उसको तुम रजिस्टर कर सकते हो अंडर पेटेंट एक्ट में। वन पेटेंट, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट सिर्फ खाली तुम ही बना सकते हो, बराबर। और कोई भी उस चीज के किसी को भी राइट नहीं है पेटेंट का। इसका मतलब अगर समझो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया जो मेरा एक इनोवेशन है, और वो इनोवेशन मैंने पेटेंट में रजिस्टर कर दिया, जैसे मेरा इनोवेशन रजिस्टर हो गया ना, तो मेरे को पूरे दुनिया में प्रोटेक्शन मिलेगा कि मेरे इस प्रोडक्ट को मैं ही मैन्युफैक्चर करूंगा, मैं ही सेल करूंगा, मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं ही प्रॉफिट कमाऊंगा, और सब कुछ मेरे पास राइट्स है। कोई भी इंसान मेरा प्रोडक्ट खरीद के उसके ऊपर रिसर्च करके मेरे प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। मेरे को एक्सक्लूसिव राइट मिलता है उस पर। दैट इज द नोन एज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेटेंट। और ये जो प्रोटेक्शन मिलता है ना, ये प्रोटेक्शन तुमको फॉर द ईयर 20 ईयर्स मिलता है। कितना साल? 20 साल। जैसे देखो, एक साउथ में एक स्टूडेंट था, वो पर्सन है ना, शार्क टैंक इंडिया में भी आया था। वो पर्सन ने ना, आई थिंक अराउंड व्हेन ही वाज 18 और 19 ईयर्स, ही इन्वेंटेड वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। ठीक है, और वो सैटेलाइट है ना इतना छोटा है, मतलब तुम तुम्हारे हाथ पे भी रख सकते हो। और उसने ना ऐसे ही घर में मस्ती मस्ती में टाइम पास में बना दिया, बराबर। उसने ये पेटेंट, मतलब उसने ये डिज़ाइन डेवलप कर दिया वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। फिर उसने उसको पेटेंट में रजिस्टर किया। बाद में उसने उसको नासा को दिया कि वेदर इट्स इन अ वर्किंग कंडीशन और नॉट। वो नासा ने टेस्ट करके अप्रूव किया कि इट्स अ वर्किंग। फिर उसने इसरो को दिया, इसरो ने भी बोला कि ये वर्किंग कंडीशन है। एंड उसको तो नासा से ऑफर था कि भाई तू यहाँ पे आ जा, वी विल गिव यू सिटीजनशिप एंड तेरा पूरा एजुकेशन एंड एवरीथिंग सब खर्चा नासा कर लेगा। बट आई थिंक वो गया नहीं है। उसने लाइफ में सिर्फ एक इनोवेशन किया, उसकी लाइफ सेट हो गई। मतलब इनोवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इनोवेशन मतलब क्या पता है, जो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो तुमने तुम्हारे दिमाग से उसको बनाया है, और ऐसा बनाया है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। यू आर द फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब एडवांटेज हो गया ना, बराबर। अभी देखो, ये जो तुम पार्ट बी पढ़ रहे हो ना, ये है पूरा आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बाय यूजिंग योर ब्रेन यू आर डेवलपिंग समथिंग, तो उसके लिए उसको इंटेलेक्चुअल वर्ड दिया जाता है। और ये चीज़ एक इनोवेशन है, ये भी एक टाइप की मेरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैं अगर आज पेटेंट रजिस्टर कर लेता हूँ, समझो जैसे मेरे पास कैंसर की मेडिसिन का फॉर्मूला आ गया, मैंने उसको रिसर्च करके डेवलप कर दिया। कल उठ के मेरे को ऐसा लगता है कि ये फार्मूला मैंने रजिस्टर कर लिया, मैं कोई भी फार्मा कंपनी को जाके बोलूंगा मेरे पास है ना कैंसर का फार्मूला है, मेरे को कितना पैसा देते हो, मैं पूरा फार्मूला बेचने को तैयार हूँ। तो फार्मा कंपनी मेरे को बोलेगी ले 100 करोड़ ले, फार्मूला हमको बेच दे। ठीक है, दो 100 करोड़ फार्मूला लेके जाओ, मेरी तो लाइफ सेट हो गई। और ये भी एक प्रॉपर्टी हुई ना अल्टीमेटली, क्योंकि आज उसको यूज करके सोचो वो फार्मा कंपनी कितना कमाएगी। और नो डाउट मेरे को भी तो 100 करोड़ मिल गया। इसके लिए इसको बोलते हैं इनोवेशन। बट इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ इनोवेटिव होता है ना चीज़, तो ही तुम उसको पेटेंट में रजिस्टर कर सकते हो। इफ इट इज़ नॉट इनोवेटिव, तुमने किसी को देख देख के कॉपी मार लिया, फिर तुम जाके बोलते हो अलग इनोवेशन है, तो वो इनोवेशन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा एक होता है विच इज़ नोन एज अ कॉपीराइट। कॉपीराइट है ना बहुत सारी जगह पे आता है, जिसमें आता है बुक्स, आता है ड्रामा, आता है सॉन्ग्स, आता है मूवी आएगी, पेंटिंग्स आएगा। ये सारी चीज़ अगर तुम देखोगे ना, ये सारी की सारी चीज़ क्रिएटिविटी बेस्ड है, बराबर। इनोवेशन से ना लाइफ अच्छी होती है। मैंने सॉन्ग लिखा, इससे क्या हो रहा है, किसका लाइफ अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट मेरा सैड सॉन्ग सुन के लोग डिप्रेस हो रहे हैं, किसी को ब्रेकअप याद आता है, किसी को क्या कुछ याद आ रहा है। इसका रियल लाइफ से मे भी तुमको ऐसा लगे कि कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फायदा तो नहीं है, बट मैंने बोला ना ये क्या है, क्रिएटिविटी है। ये क्रिएटिविटी के नाम पे रजिस्टर होता है। अब जैसे देखो कितने सारे लोग ऑथर्स होते हैं जो बुक लिखते हैं, तो वो बुक तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम तुम्हारा थॉट डाल रहे हो अंदर बुक के अंदर, तो उसको तुम कहाँ रजिस्टर करोगे, कॉपीराइट में करोगे। जैसे एक होता है ड्रामा, होता है सॉन्ग्स, होते हैं मूवीज, होती है पेंटिंग्स, होते हैं फोटोग्राफ्स भी होते हैं, ये सबको तुम कहाँ रजिस्टर कर सकते हो,
बट ये पूरा तुम्हारा प्योरली क्रिएटिविटी पे है, ये एक आर्टिस्टिक फील्ड वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे जैसे लोग शायद ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे इसको। फिर एक होता है ट्रेड सीक्रेट। अच्छा देखो, ट्रेड सीक्रेट है ना, इसके लिए इंडिया में एज सच मतलब कोई एकदम प्रॉपर लॉ है नहीं, ठीक है। इसको बस एक ऐसा ही एथिक्स प्रिंसिपल के बेस पे चलाते हैं। भी जैसे देखो, तुम लोग सब लोग है ना, कभी मैकडी गए हो, ऑब्वियसली गए ही रहोगे। मैकडी में बर्गर भी खाया होगा। उसमें देखो लोग एक ऑरेंज कलर का सॉस डालते हैं, बर्गर के अंदर आता है, कोई भी टाइप का बर्गर लो उसमें आएगा वो। तुम्हें ना कितने भी बड़े शेफ को लेके जाओ, तुम्हारी मम्मी को लेके जाओ, जिसको खाना बनाने आता है उसको लेके जाओ, उसको वो टेस्ट कराओ और बोलो ये सेम मेरे को बना के दे। मैकडी खुद ये चैलेंज करता है, अगर किसी ने हमको ये बना के दिया ना, हम उसको रिवॉर्ड देंगे, हमारे जैसा टेस्ट बना के दिखाओ। बट पता है मैकडी है ना, ये इतना सक्सेस इसको मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सॉस। अगर उसके पास वो नहीं है ना, तो क्या वो आलू टिक्की डाल रहे हैं अंदर, वो तो दादर में भी मिल जाएगा अच्छा वाला। ऊपर दो ब्रेड ही लगा रहा है, नीचे एक ब्रेड लगा रहा है क्या अलग। टमाटर का स्लाइस डाल रहा है, कैबेज डाल रहा है, यार वो तो मैं भी कर सकता हूँ, बस वो सॉस इज द लॉजिक। वो अगर आ गया ना किसी को बनाने, जैसे तुम किसी को टेस्ट कराओगे ना, कोई बोलेगा देखो मायोज है, गार्लिक का भी टेस्ट आया, जिंजर का भी टेस्ट आया, रेड चिली भी लग रहा है, ठीक है, सब पता चल गया ना, चल बना के दिखा। गारंटी वो नहीं बना दिखाएगा, मतलब बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका सीक्रेट फॉर्मूला है, दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। आज अगर वो ट्रेड सीक्रेट है, वो मार्केट में रिवील नहीं हो पाया है, तो जब तक वो मार्केट में रिवील नहीं है ना, मैकडी सक्सेसफुल है। जिस दिन मैकडी का ये सीक्रेट सॉस का रेसिपी बाहर आ गया ना, अपने नीचे वड़ा पाव वाला भी वो रेसिपी यूज करके वड़ा पाव में डाल के चटनी वटनी लगा के देगा, तो मैकडी की ब्रांड वैल्यू खत्म कर देगा वो। बट मैकडी खुद बोलता है ये करके दिखाओ, तुमसे ये कभी नहीं होगा। कोका कोला का फॉर्मूला आज तक किसी के हाथ नहीं लगाए, कितने लोग ट्राई मारेंगे। हाँ, ट्रेड सीक्रेट वो होता है जो तुमको शायद देखने पे पता चलेगा कि ये मैं कॉपी कर सकता हूँ, बट वो सेम चीज कभी कॉपी नहीं होती। जैसे देखो एक ब्रांड है लंदन शेक, पता है, सुना है ना सब लोग ने, कभी पिया है लंदन शेक? वो मिल्क शेक बना के देते। तो एक दिन मैं लंदन शेक गया था ना इधर बोरीवली में, तो मैंने उसको जाके बोला पार्ले जी मिल्क शेक चाहिए, मतलब मेरे को कुछ यूनिक लगा, बोला लेते हैं, 150 रुपीज़ का कुछ तो था, तो उसको बोला पार्ले जी मिल्क शेक। अब वो लोग अभी आजकल है ना सब जगह ओपन का कंसेप्ट है, जस्ट लाइक स्टारबक्स। तो मैं ना ऐसा खड़े खड़े देख रहा है कि वो क्या डाल रहा है, तो उसने ना ऐसा बड़ा सा झार लिया, उसके अंदर है ना आधा लीटर दूध डाला, फिर दो पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट पूरा से क्रश किया और उसको अंदर डाला, फिर 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम डाला, थोड़ा शुगर डाला, बराबर। मैंने देख लिया, पहले ये डालना है, फिर ये डालना है, ये डालना है, हाँ देख लिया। फिर उसने ग्राइंड किया, मेरे को बॉटल में भर के दिया, साला 150 रुपये मेरे से लिया। तो मेरे को लगा ऐसा ठीक है, मतलब कुछ वाव फैक्टर तो नहीं था इसमें। एक दिन है ना मैंने घर पे ट्राई मारा, एंड यू वॉन्ट बिलीव, सेम टेस्ट मेरे से भी बन गया। अब अगर कल लुट के लंदन शेक बोलता है ट्रेड सीक्रेट, हमारा फॉर्मूला कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, मतलब घंटा बना के दिखाओ, अब भी के अब भी, ला इंग्रेडिएंट्स दे तू मेरे को, मैं अब भी तेरे को बना के देता हूँ। और अगर बना के दिया और वो उसको ही टेस्ट करा ले, तू ही टेस्ट कर पहले, और अगर वो टेस्ट सेम निकला ना, तो मैं कोर्ट में बोल सकता हूँ काय का सीक्रेट। सोचो एक मेरे जैसा आम आदमी जिसको खाना बनाने नहीं आता है, वो बंदा भी ये कॉपी मार लेता है, तो काय का सीक्रेट है ये? तो ऑब्वियस ही चीज है, इसको कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन वहां पे मैकडी का सॉस डाल दो तो वो ट्रेड सीक्रेट है। स्टारबक्स की कॉफी, तुम देखो ओपन किचन में कॉफी बनाते हैं, कभी घर पे आके ट्राई मारा है उनको देख देख के, ये भी डाला ये भी डाला, ऐसा ऐसा करके तुम ट्राई मारो, नहीं होएगा तुमसे, क्योंकि उसमें वो सबके अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसमें लेयर्स वाइज कॉफी बनता है वो। अपने घर में तो कैसा ऐसा दूध गर्म किया, साला कॉफी पाउडर डाल दिया, हो गया कॉफी, ऐसा थोड़ी कॉफी बनाता है कोई। वो लोग अलग, जैसे देखो बीच में आई थिंक तुमने कभी न्यूज में पढ़ा होगा, तो कोई तो एक ब्रांच में जो मैनेजर था स्टारबक्स का, उसका वहाँ के एक स्टाफ के साथ झगड़ा हो गया, तो मैडम ने गुस्से में आके सब फोटोज क्लिक किए और सब इंस्टा पे डाल दिए,
कि कॉफ़ी कैसा बनता है, तुम भी बनाओ घर पे बैठ के। क्या 450 रुपये का कॉफ़ी पीते हो इधर, बराबर। बाद में उन्होंने, अभी भी उसका केस चल रहा है, क्योंकि स्टारबक्स ने सबसे पहली चीज़ यही क्लेम की, हमारा ट्रेड सीक्रेट इसने मार्केटाइज कर दिया, मतलब पब्लिसाइज कर दिया। सोचो ना, जो फॉर्मूला ऐसा दुनिया से छुपा के रखा है तुमने, वो सार्वजनिक हो गया, तो तुम्हारे जैसे तो कितने लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर बन के कल खड़े हो जाएंगे, और शायद तुमसे ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट बना के भी देंगे ना, तो तुम्हारा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसके लिए काफ़ी सारी ब्रांड ऐसी है ना जो अपने ट्रेड सीक्रेट फॉर्मूला पे चलते हैं, बस वो तुमको बनाने आ गया ना, तो तुमने मतलब अच्छा खासा बिजनेस तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट मतलब एनी सीक्रेट फॉर्मूला ऑन विच सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स। बट ये ना सबके हाथ में नहीं आना चाहिए, वही बेटर है। आ गया तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब देखो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। तुमने कुछ प्रोडक्ट सुने होंगे, जैसे कि ऑरेंज कहाँ का फेमस होता है, ऑरेंज कहाँ का फेमस होता है, नागपुर। थैंक यू। अच्छा, ऐसे ऑरेंज के नागपुर में क्या है जो इधर के नागपुर में नहीं है? पता है, एक ये आता है, नॉर्मल अनियन तुम्हारे घर पे आता होगा, जैन लोग के घर में नहीं आता होगा। तो जो नॉर्मल अनियन आता है ना, ऐसा एक छोटा आता है व्हाइट अनियन। वो व्हाइट अनियन होता है ना, इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ अलीबाग। वो खाली तुमको कहाँ मिलेगा, अलीबाग में मिलेगा, वो वहां पे ही ग्रो होता है। अब उसका जोग्राफिकल कंडीशन जो होता है, या एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, या वेदर कंडीशन जो है वो उधर सूटेबल है, तो शायद वहां पे वो बनता है। तो वो है ना जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब क्या कि ये प्रोडक्ट यहाँ की स्पेशलिटी है। अब देखो, है अल्टीमेटली अनियन, बट अनियन में भी उन्होंने स्पेशली कैटेगराइज किया व्हाइट अनियन। बट देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि अनियन भले है मेरे यहाँ पे उगता है, व्हाइट अनियन है, बट जब मैं इसको रजिस्टर करने जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे को रजिस्टर भी पूछेगा, इट्स अल्टीमेटली अनियन, व्हाट इज सो स्पेशल। व्हाइट अनियन का पता है स्पेशलिटी क्या है? पहला चीज, वो स्टिंक नहीं करता है खाने के बाद। तुम देखो, कोई खाता है ना ऑनियन तो मुंह से बास आता है, ये नहीं आता है। व्हाइट अनियन कट करोगे तो आंख से पानी भी नहीं आता है, बराबर। और तीसरा, उसका काफी सारे मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज होता है, बराबर। और वो थोड़ा स्वीट पे भी होता है टेस्ट वाइज। तो ये स्पेशलिटी है अनियन की, इसके लिए उसको जगह रजिस्टर कहाँ करते हैं? जोग्राफिकल इंडिकेशन में। तो ये होता है प्रोडक्ट ग्रोन ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, या एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उसकी स्पेशलिटी होती है, इसके लिए उसको रजिस्टर करते हैं। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। अब देखो, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक बहुत ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट तुमने वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे एक दो फीचर इन्वेंट किए या एड ऑन मारे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट थोड़ा अपग्रेड हो गया। जैसे देखो, तुमने, तुम्हारे घर पे कॉफी मग होगा, बराबर। अब वो कॉफी मग नॉर्मल कॉफी मग होता है, लेकिन एक पता है, एक मग आता है सेल्फ स्टीयरिंग मग। सब इंग्रेडिएंट्स डालना है, बटन दबाना है, ऑटोमेटिकली वो गोल घूमता है। तो जिस कंपनी ने इसको डिजाइन किया था ना, उसने उसको रजिस्टर किया इंडस्ट्रियल डिजाइन में। तो जब वो रजिस्ट्रेशन करने भी गया होगा ना मग लेके, तो रजिस्ट्रार उसको पूछेगा, मग ही तो लेके आया, इसमें है क्या, बराबर। तो उसने वो दिखाया होगा कि देखो, ये नॉर्मल मग नहीं है, इसमें सेल्फ स्टीयरिंग वाला फीचर मैंने ऐड ऑन किया है, तो ये नॉर्मल कॉफी मग से अलग हो गया, इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। तो उसको रजिस्टर वो कहाँ कर सकता है? इंडस्ट्रियल डिजाइन में। तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है, आज तुम पानी का बॉटल यूज करते हो, या तुम कैफ कॉफी का मग यूज करते हो, या तुम कोई पैन यूज करते हो खाना बनाने के लिए, उसमें तुमने कुछ ऐसी चीज ऐड ऑन की है, कुछ ऐसे फीचर ऐड ऑन किए हैं जो नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग है, जिससे लाइफ बेटर भी हो रही है लोगों की, और कुछ एडवांस चीज है।
तो उसको तुम कहाँ रजिस्टर करो। हाँ, बट ये रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर होएगा रजिस्ट्रार, और ये तुम्हारे बीच का एक कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, तुमको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि इससे लाइफ बेटर होती है। समझा? अभी जैसे समझो, एक मेरे घर पे ना एक कॉफी मग है, वो ना ऐसा स्क्वायर टाइप ऐसा ऐसा मग है, और नीचे ना ऐसा बॉक्स है, ठीक है, और ऐसा उसका हैंडल है। ये जो पार्ट है ना, ये वो है ना, ऐसा ट्विस्ट करोगे ना, ऐसा पूरा घुमाओगे ना तो खुलता है। अंदर है ना 4 बिस्किट रखने का जगह है, फिर उसको ऐसा फिट करोगे और ऐसा घुमाओगे तो बंद होएगा। मतलब वो सेपरेट कंपार्टमेंट है, और ऊपर कॉफी का मग अलग है। तो मतलब वो मग लेके जाते हैं ना, तो साथ में बिस्किट भी लेके तुम घूम रहे हो। अब मैं इसको रजिस्टर करने गया, रजिस्टर मेरे को बोलता है क्या एडवांस है, बोला ऐसा नीचे से घुमा के देखो क्या निकलता है। उसने ऐसा घुमा के देखा ना, बिस्किट निकला। अब वो मेरे को बोलता है तो इसमें क्या नया है। बोला लोग बिस्किट कैरी करते, बिस्किट टूटता भी है, क्रश हो जाता है, इसमें सेफ रहता है। हाँ? चार तो चार आता तो है ना। तो वो बोलता है क्यों, कोई एक हाथ में मग एक हाथ में बिस्किट भी तो लेके घूम सकता है ना। मतलब घूम सकता है, चॉइस है वो तो, बट ये एडवांस है, ये एडवांस है, कुछ नया है ये, इट्स नथिंग बट ऑर्डिनरी थिंग। तुमको क्या लगता है कि ये बकवास है? बस यही बोल रहा था मेरे को। या तो कल उठ के समझो, मैंने कॉफी मग डिजाइन किया कि मैंने सोचा ये सब लोग ऐसे कॉफी मग बना रहे हैं ना, आप कुछ अलग बनाते हैं, मैंने ऐसा कॉफी मग बनाया। ये मेरा कॉफी मग है, इधर हैंडल। मैं इसको रजिस्टर करने गया, मेरे को बोलता है हाउ इट इज सो डिफरेंट। देखो डिफरेंट है, तुम दुनिया का कोई भी कॉफी मग उठाओ, ऊपर का ओपनिंग देखो कितना बड़ा होता है, ये देखो। होता है इससे क्या होता है, बोला होता है ना, ये जितना बड़ा होएगा इतना ठंडा जल्दी होएगा, और ये जितना छोटा होएगा गर्म ज्यादा रहेगा। बोलता है वाह साइंटिस्ट। बोला दिमाग है मेरे पास। बोलता है ठीक है, और कुछ फीचर। बोला और सोचना पड़ेगा, बट होएगा कुछ ना कुछ तो। क्या ये कुछ यूनिक डिजाइन कि ये बकवास है बकवास है ना। कल तो उठ के पता है मैं ऐसा, ये बकवास ही है, कुछ नहीं है ये। प्लस कल तो उठ के मैं ऐसा बनूंगा कि ये ठीक हो, ये कॉफी मग है, 4 हैंडल, एक दो, एक वो साइड एक ये साइड, तो 4 हैंडल में लेके गया। मैंने बोला ये रजिस्टर करना है, नया यूनिक डिजाइन है मेरा। रजिस्टर बोलता है फीचर क्या, इससे क्या होता है। बोला देखो, अगर मैं कॉफी शेयरिंग में किसी के साथ पी रहा हूं, तो मैंने मेरा कॉफी मग उठा के पिया, इसको दिया, इसको कॉफी मग घुमाना पड़ेगा, तो कन्वीनियंस था, इधर ऐसा रखा, इधर से उठाया, कोई इधर से भी उठाएगा। बोलता है तो खुद को गाली देगा कि मैं दूं। बोला देखो और एक है कि समझो जैसे कॉफी मग तुम्हारे घर में या कोई चाय का मग होता है घर में, वो जब गिरा, एक हैंडल टूटा, कॉफी मग बेकार। मेरे पास और 3 लाइफ है, क्योंकि 3 हैंडल और है ना। वो मेरे को बोलता है अगर इधर से ही टूटा, मतलब वो तो फिर तुम्हारे नसीब पांडू, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 4 हैंडल लगाने से नया फीचर बन गया नहीं। तो ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल होता है कि भाई तुमको यूनिकनेस लगता है, सामने वाले को यूनिकनेस कन्विंस करना पड़ेगा तुमको कि ये भाई सच में यूनिक है। जैसे एक बहुत सालों पहले ना एक, मतलब अभी तो वो कॉमन हो गया है, एक मग आया था जो 4 घंटा 6 घंटा चीज गर्म रखता है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अरे थर्मस। ठीक है, तो वो कैसा, जब डिजाइन लॉन्च हुआ था ना, तो उस टाइम पे उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन में रजिस्टर किया था, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था। तो उन्होंने जब, जिसने भी ये कंपनी ने डिजाइन किया था, उसने उसको रजिस्टर किया कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी चीज जो टेम्परेचर पे आप डालोगे वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा कम से कम 3 to 4 आवर्स। है ये यूनिक चीज। हाँ, बट अभी किसी ने वो टेम्परेचर 4 घंटे का 6 घंटा कर दिया, तो वो यूनिकनेस कुछ नहीं है भाई, वो अपग्रेडेशन है बेसिक, कुछ नया फीचर दिखा वो भी, बराबर। तो उसको फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन में रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, और एक लास्ट वाला आता है जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, विच इज नोन एज द ट्रेडमार्क। ठीक है,
तो ट्रेडमार्क इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ लोगो, या तो समझो सिंबल, या तो कोई टैगलाइन, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडमार्क में आएगा ये। बराबर। चलो तो सबसे पहले आ जाओ ट्रेडमार्क पे। अब देखो ट्रेडमार्क एक्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो ट्रेडमार्क देखो सबसे पहले क्या है, सो पॉपुलरली नोन एज अ ब्रांड नेम। अच्छा, आज हर कंपनी अपना ट्रेडमार्क क्यों बनाता है, उसका रीजन है। आज जैसे देखो, अगर तुम लोग में से जैसे देखो काफी लोग ऐसे होते हैं ब्रांड देख के प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ लोग देखो अडिडास के शूज खरीदते हैं, कुछ लोग पूमा के ही शूज खरीदते हैं, कुछ लोग रिबॉक के ही शूज खरीदते हैं, कुछ लोग स्टेशन से बाहर वाले ही उठाते हैं। वो है ना, डिपेंड करता है वो तो। अभी देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने 10 पेयर्स ऑफ शूज रख दूं, किसी के ऊपर भी लोगो नहीं है, और मैं ढूंढ के बोलूं कि इसमें से ना मेरे को अडिडास ढूंढ के दिखाओ, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? पता चलेगा? नहीं। तुम ऐसा सूंघोगे, हाँ ये ऐसा ही स्मेल आता है, ये थोड़ी करता है कोई। मतलब प्रोडक्ट इस कंपनी से बिलोंग करता है, ये हमको समझता कैसे, तो उसके ऊपर मार्क देख के समझता है। तो वही तो परचेजर या बायर या कंज्यूमर को समझ रहा है ना कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मेरा प्रेफरेंस है, ये ब्रांड है, मैं जो हमेशा खरीदता हूँ, मेरे को ये खरीदना है। इसके लिए हर कंपनी क्या बनाता है, अपना ट्रेडमार्क बनाता है, ताकि वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट के ऊपर उस ट्रेडमार्क को चिपकाएगा। इससे फायदा ये होता है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट ढूंढने में बहुत ईजी हो जाता है। प्लस वो प्रोडक्ट के ऊपर वो टैग लगने से कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं खरीद रहा हूँ और जिसके लिए मैं पे कर रहा हूँ, वो मेरा प्रेफरेंस वाला प्रोडक्ट है, मेरे को कोई और नहीं चिपकाया प्रोडक्ट। इसके लिए ट्रेडमार्क होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी इसको लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इज अ विजुअल सिंबल विच मे बी वर्ड, सिग्नेचर, नेम, डिवाइस, लेबल, न्यूमरल और कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स यूज्ड बाय द वन अंडरटेकिंग ऑन द गुड्स और सर्विसेज और अदर आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर सिमिलर गुड्स। अदर सिमिलर गुड्स मतलब मार्केट में और भी बहुत गुड्स होंगे, तो उससे तुम्हारा गुड्स अलग कैसे होएगा, तो ये सब की वजह से अलग होएगा। उसके ऊपर तुमने सिग्नेचर मारा है, नेम लिखा है, कोई डिवाइस लिखा है या कोई लेबल लिखा है। अब देखो, जो भी तुम ट्रेडमार्क बनाओगे ना, तो ट्रेडमार्क कोई सिग्नेचर पैटर्न में भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है। अभी जैसे देखो, तुमने एक ब्रांड सुनाएगा विशाल मेगा मार्ट, वो बताए सडनली इतना ट्रेंडिंग क्यों है, क्यों ऐसा क्या हुआ, पता है उधर ट्रेंडिंग क्यों है? हम्म। हाँ, बट वो एग्जाम का क्राइटेरिया पढ़ा तुमने, ऐसा क्या है, वो उसको लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं? वो है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड बहुत फेमस है वो, इट्स अ काइंड ऑफ उधर का डीमार्ट है वो। ठीक है, उन्होंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड की, वॉचमैन की एग्जाम की वैकेंसी निकाली। अब वॉचमैन का जॉब है, उसका पहले तो कौन एग्जाम देता है, उसका क्या एग्जाम होता है? बराबर। उन्होंने उसका सिलेबस दिया, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और लास्ट तो करंट अफेयर्स। अपना ईईटी का सिलेबस है ये। और वो ईईटी के सिलेबस जितना तुमको पढ़ना है और तुम पास करो, क्रैक करो, उसके बाद तुमको जॉब मिलेगा उधर। तो सब लोग को ऐसा था कि मतलब ये क्या भी यूपीएससी चालू कर रहा है क्या, विशाल मेगा मार्ट। बट उन्होंने वो डाला था, और प्लस ये भी लिखा था कि अगर तुमने कुछ कोई अवार्ड मिला है तुमको सिक्योरिटी सर्विसेज में, या तुमने कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, देन प्रेफरेंस इज गिवन टू यू। बट प्रेफरेंस के साथ साथ तुमको ये एग्जाम भी क्रैक करना पड़ेगा, और उन लोग ने लिटरली एग्जाम रखा था। बराबर। तो अगर देखो सीएस नहीं हो रहा है तो वो भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद डिवाइस हो गया, कोई लेबल हो गया, कोई नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है तुम्हारा ट्रेडमार्क, और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, मल्टी कलर्स। जैसे देखो गोदरेज का कभी लोगो देखना, गूगल का लोगो देख लो, मल्टी कलर है। तो तुम लोगो डिजाइन, जिसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं लैंग्वेज में, वो तुम कैसा भी बना सकते हो। बट हम लोग है ना इंडिया में है, तो इंडिया में ना ट्रेडमार्क के नखरे बहुत अलग लेवल है, बिकॉज यहाँ पे ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बहुत है। अपने यहाँ पे कैसा रहता है ना, जब तुम ट्रेडमार्क बनाओगे तो सबसे पहले तुमको किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं करनी है, तुम लोगो ऐसा नहीं बना सकते। ठीक है, अभी देखो मैं जो भी एग्जाम्पल दूंगा ना, प्लीज टेक इट एज एन एग्जाम्पल ओनली। अब जैसे समझो
मैंने एक इंडिया में एक दारू की कंपनी स्टार्ट की, तो मैंने एक लोगो डिजाइन किया उसका। अब लोगो है जिसमें एक बिकिनी में लड़की है और हाथ में त्रिशूल है और वो ऐसा खड़ी है। मेरा प्रोडक्ट क्या है? दारू। लोगो क्या है? बिकिनी गर्ल विथ। ये चलेगा ट्रेडमार्क, ये मेरी कंपनी का सिंबल है। क्या हो गया? बोलो ये चलेगा क्या? इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट की है इधर, तो वही त्रिशूल लेके ना पिछवाड़े में मारेंगे मेरे को, और वो अलाउड नहीं है। तो मेरे को ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं किधर बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ट्रेडमार्क के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी आते हैं, बराबर। प्लस तुम्हारा ट्रेडमार्क चीप और वल्गर भी नहीं होना चाहिए, बराबर। ऐसा मतलब मैंने कुछ गाली वाली रख दिया, मेरे को लगता है इट्स सो कूल, इट्स सो फनी, बट नहीं है, तुमको ट्रेडमार्क रजिस्टर ही करके नहीं मिलेगा। अब जैसे देखो, तुमको पता है मिंत्रा, उसको लोगो चेंज करना पड़ा था, पता है ये क्यों करना पड़ा था? वो पता है मेरे को, मैं तुमको दिखाता हूँ, लोगो ही दिखाता हूँ। दोनों देखो, बिफोर एंड आफ्टर, तो तुमको समझेगा क्यों क्या था उसमें। ध्यान से देखो, बिकॉज आई कांट एक्सप्लेन, तुम स्मार्ट हो तो तुम समझ जाओगे। तो बिफोर वाला देखो और आफ्टर वाला देखो, ओल्ड और न्यू, समझा ना? हाँ, अभी देखो, ओल्ड वाला जो लोगो था, ये तो कंपनी ने लोगो डिजाइन करवाया किसी से, उसको यूज भी किया, सालों तक यूज किया। एक लेडी ने, आई थिंक वो सोशल एक्टिविस्ट थी जहां तक मुझे याद है ना, उसने पुलिस कंप्लेन फाइल किया, एफआईआर, कि दिस लोगो इज ऑफेंसिव इन नेचर, ये फीमेल को डिग्रेड करने के लिए बनाया गया है। मिंत्रा बोलते साला क्या है ऐसा मेरे लोगों में, मैं खुद कभी नहीं घुरा इतला। फिर वो लड़की ने उसको एक्सप्लेन किया, देखो कि ऐसा ऐसा है। वो तो माँ कसम क्या ढूंढा है वे तूने, मैंने नहीं ढूंढा आज तक, कभी तूने ढूंढ लिया। बोलते हाँ अभी है, इसको चेंज करो। तो उसने बोला यार ऐसे तो कल मैं कुछ भी बनाऊंगा, कुछ को, हर किसी का भी किसी का करप्ट माइंड है। जैसे कुछ लोग होते हैं, पता है, मतलब होते हैं ना, वो डबल मीनिंग बात करते हैं, तो होता है। अब यार सबका माइंड अलग है, होता है ऐसे में लोगों करने चेंज करने बैठो तो यार नहीं चलेगा ना। बट उन्होंने फिर उसके बाद कंप्लेन किया, फिर केस फाइल हुआ, प्रॉपर केस चला, और बाद में कोर्ट का डायरेक्शन था कि यू हैव टू जस्ट चेंज कलर कॉम्बिनेशन, तुमको पूरा लोगो चेंज नहीं करना है, बराबर। तो उसने देखो कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर डाला बाद में। मतलब सोचो क्या घूरा होगा वो लड़की ने, मतलब कुछ काम धंधा नहीं होएगा, ये टाइम पास किया होएगा उसने। और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वो लड़की है ना जिसने वो कंप्लेन किया था, वो उस टाइम पे ना बहुत फेमस हो गई थी, सब लोग उसका इंटरव्यू ले रहे, सब लोग उसको वो डिबेट पे बुला रहे, न्यूज चैनल वाले, कि आपने ऐसा क्यों किया है। मेरे को लगता है यार मैं भी कर दूं एक, और मेरे को भी एक वल्गर लोगो मिला है, बताओ किसका? बाईजूस। लोगो वल्गर है उसका, मेरी नजर से देखो तो। मैं भी डालता हूं फिर कि ये भी चीप है। तो मेरे को लगता है क्या फुकट लोग है यार इंडिया में, ये सब काम धंधा छोड़ के ये सब में टाइम पास कर रहे हैं लोग। बट ठीक है ना, वल्गर है ना। मैंने भी तो ढूंढा, अरे वो तो मिंत्रा का पढ़ने के बाद मेरे को समझा, पहले नहीं समझा मेरे को। ठीक है जाले दो। हाँ प्लस देखो, जैसे मैंने बोला ना, तो तुम्हारा ये वल्गर लोगो, चीप लोगो, ये सब इंडिया में नहीं चलता है, तुमको ये सब सेंटिमेंट्स को भी ध्यान देना है। हाँ, अभी जब तुम लोगो डिजाइन करते हो इंडिया में, या जब ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करने जाते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द लोगो, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लोगो, बराबर। अब जैसे समझो अमेजोन का लोगो है, उसमें देखो नीचे ए से जेड पे एरो है, व्हाट इज द मीनिंग? वी आर डीलिंग विद द ए टू जेड प्रोडक्ट। बास्किन एंड रॉबिन का लोगो देखा है, उसमें तुमको खाली बी एन आर दिखा होगा और कुछ नहीं दिखा होगा तुमको, मैं बताता हूँ ना तुमको। बीच में 3-1 बन रहा है पिंक कलर में, इट मीन्स दे आर डीलिंग विद द 31 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। तुम कभी भी जाओ उधर तुमको 31 फ्लेवर ही मिलेगा,
बराबर। तो ये जब लोगो उन्होंने बनाया ना, फिर उसको जब ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन के लिए डाला होगा, तो रजिस्ट्रेशन वाले सबसे पहले पूछते हैं अच्छा ठीक है इसका मतलब बताओ, एक्सप्लेनेशन दो, ये बास्किन कौन है, रॉबिन्स कौन है, क्या है ये सब। तो उनको बताना पड़ता है कि जैसे समझो अगर फाउंडर का नाम है, या ये इसके पीछे की स्टोरी है, ठीक है, इसमें हमने कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखा है बिकॉज जो बी आ रहा है उससे 31 नंबर भी बनता है, एंड वी आर गोइंग टू डील विद 31 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तब जाके रजिस्ट्रार बोलता है ठीक है हम लोग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं और इसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। तुम कोई भी लोगो डिजाइन करो और बोलोगे बस मजा आया, अच्छा लगा लॉजिक नहीं होता है। इवन इफ जैसे विशाल मेगा मार्ट मैंने बोला, उस पर्सन ने तो जिस उसका जो फाउंडर है उसका नाम ही विशाल है, उसने तो अपने ही नाम से ब्रांड चालू कर दिया। तो उसने अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में क्या लिखा रहेगा ट्रेडमार्क में कि बीइंग अ फाउंडर ये मेरा ही नाम है, सो आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी विद माय ओन नेम, सो दैट्स व्हाई आई वांट दिस ट्रेडमार्क ओनली। तुम ये भी लिख दो कि भाई मेरा ही नाम है, मेरे मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, वाइफ का नाम है, बच्चे का नाम है, सब चलेगा। बट दे नीड व्हाट, एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन। जैसे देखो मर्सिडीज का लोगो, मर्सिडीज का लोगो का मतलब क्या है पता है? जिस गाड़ी को हमको दे लेना नहीं है उसका लोगो जान के क्या करे ना। ये लोगो का मतलब क्या है, क्या इंडिकेट करता है ये लोगो? मैंने एक बैच में पूछा था ना, तुम मेरे को बोलता है एक स्टूडेंट पीस, मतलब इसमें पीस किधर आया, तो तन नहीं आता है, पता नहीं उसको कहाँ दिखा होएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये 3 पॉइंट्स ऐसे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट इज दैट? इसके बाद एक लोगो है ऑडी, ऑडी पता है? ऑडी में 4 रिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जैसे एक वो तो बहुत खतरनाक आंसर था, एक बैच में मैंने पढ़ा था, आई थिंक लास्ट ईयर के ही बैच में पढ़ाया था। मैंने पूछा था 4 रिंग का मतलब क्या है, 4 टायर, एक एक टायर, ठीक है। ये जो लोगो है ना इसका मतलब होता है कि जो टॉप पॉइंट कर रहा है ना दैट इज एयर, जो नीचे 2 बॉटम वाले हैं दैट इज लैंड एंड वाटर। इट मीन्स वी आर एक्सपर्ट इन ऑल। तो एयर में इन लोग के एयरक्राफ्ट के इंजिन्स बनाते हैं ये लोग, बॉटम वाला जो लैंड पे है वो तो कार है, और यहाँ पे स्पीड बोट और यॉट्स बनाते हैं ये लोग वाटर में, इसके लिए उनका ये लोगो है। समझा? तो तुम कोई भी कंपनी का लोगो देखोगे ना तो तुमको उसका मतलब मिलेगा और उसके एक्सप्लेनेशन पे ही ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है। ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर इंडिया में नहीं होते। जैसे देखो एक ब्रांड है, ये तो पता होगा सबको, बीरा, ये अल्कोहल कंपनी है। इसका जो लोगो तुम देखोगे ना ये उसका लोगो है। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द बंदर एंड दारू? उसको छोड़, तू बंदर देखना, क्या होगा इसका मतलब? बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, इफ यू, क्या हो गया, बोल बोल, अरे बोल रे, रॉन्ग तो रॉन्ग। क्योंकि देखो जब तुम इंडिया में रजिस्टर करने जाते हो ना, विदाउट एक्सप्लेनेशन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये तो एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था, बाद में मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ा, मतलब मेरे को जानना था कि ऐसा क्या लोगो बनाया इन्होंने। तो उन्होंने ऐसा लिखा था कि पीपल आर नाउ डेज आर देर आर, इट इज फॉर स्पेशली दोज हु आर इंट्रोवर्ट एंड शाई पीपल, जो ओपन अप नहीं होते, तो दारू पी के ओपन अप तुम हो सकते हो, तो अंदर का बंदर बाहर निकालो। ऐसा उन्होंने लिटरली एक्सप्लेनेशन लिखा था अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, मतलब मैंने जैसे तुमको बोला विदाउट एक्सप्लेनेशन तुम ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब देखो जैसे सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे देखो ये है ये कलेक्टिव मार्क। अब देखो व्हाट इज कलेक्टिव मार्क? देखो कोई भी मार्क जो होता है ना, जो मार्क एक प्रॉपर एसोसिएशन के नाम पे या तो कोई प्रॉपर ग्रुप के नाम पे रजिस्टर होता है तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब मोर देन 1 पर्सन, इट्स अ ग्रुप, और उसके लिए जो मार्क बनाया दैट इज नोन एज अ कलेक्टिव मार्क। अभी जैसे देखो ये जो लोगो है एडवोकेट का लोगो, इट इज रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, करेक्ट? बट
एज अ लॉयर आज ये लोगों मैं भी अपने गाड़ी पे लगाता हूँ, बाइक पे लगाता हूँ, हर जगह लगा के मैं घूमता हूँ। ये ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है, क्या ये मेरे नाम पे रजिस्टर है? तो मैं यूज कैसे कर रहा है? मैं यूज इसके लिए कर रहा है बिकॉज मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है। तो इन लोग ने क्या बोला है, जो भी इंसान बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनेगा वो ये लोगों को यूज कर सकता है। तो जब ऐसे मार्क होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलेक्टिव मार्क। जैसे तुम्हारा माई बाप कौन, आईसीएसआई का सीएस का भी लोगो है, ऐसा कुछ तो ऐसा वाला, ऐसा करके ऐसा कुछ तो ऐसा ऐसा है ना, ग्रीन सॉरी ब्लू कलर का। वो जो कलर वाला जो लोगो उन्होंने बनाया वो उन्होंने आईसीएसआई के नाम पे रजिस्टर करके रखा है। तो कल तुम अगर सीएस बनते हो तो तुम भी वो लोगो चिपका सकते हो अपनी गाड़ी पे या कहीं पे भी, और तुम बिंदास उस लोगो को यूज कर सकते हो। तुम तुम्हारी ऑफिस खोलते हो अगर प्रैक्टिसिंग, तो उधर बाहर भी सीएस का लोगो चिपका सकते हो। तुमको कोई ऐसा नहीं बोलेगा साला तेरे नाम पे रजिस्टर नहीं है तो चोरी करके यूज कैसे करता है। हाउ यू आर यूजिंग इट, वाई यू आर यूजिंग इट, बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ, सो यू हैव राइट टू यूज इट। जो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो जो क्लब, जो जो ग्रुप, जो जो एसोसिएशन के तुम मेंबर बनते हो, उसके सबके जो जो अपने अपने ट्रेडमार्क है तो वो तुम सब यूज कर सकते हो। तो देखो कलेक्टिव मार्क का मतलब क्या होता है? सो कलेक्टिव मार्क मीन्स अ ट्रेडमार्क डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन of person not being a partnership within the meaning of Indian Partnership Act, which is the proprietor of the mark from those others। ठीक है, इधर तक याद रखना ही है। तो अगर कोई भी एसोसिएशन, ग्रुप या उन लोग के लिए जब कोई मार्क को रजिस्टर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कौन सा मार्क है? कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क एक इंसान यूज नहीं करता है, ये लार्ज कम्युनिटी में यूज होता है। सीए का लोगो लार्ज कम्युनिटी यूज करता है, एडवोकेट का लोगो लार्ज कम्युनिटी यूज करता है, बराबर। तो ये सबके पास राइट है। हाँ, तुमको खाली वो लोगों को यूज करने का राइट है, ठीक है। अगर तुम रियल ओनर होते हो ना तो तुम उस लोगो को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तुमको ऐसा लगता है वो मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, मेरे को रेड एंड ब्लू चाहिए, तो तुम ओनर होते तो तुम चेंज कर सकते थे, कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट पैटर्न सब चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे तो खाली तुम्हारे पास क्या है? राइट टू यूज है, बस। तुम ओनर भी नहीं हो, वो भी तुम मेंबर हो, इसके लिए तुमको यूज करने दिया, तो यू कांट मॉडिफाई द लोगो, यू कांट चेंज द लोगो। ठीक है, ओके। अभी देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क। अब देखो वेल नोन ट्रेडमार्क है ना, ये एक बोलते हैं ना जजमेंटल बेसिस पे चलता है। भले इसका डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21G, बट इसको तुम देखोगे ना ये पूरा जजमेंटल है। मैं ना तुमको कुछ कार की ब्रांड्स बताता हूँ, तुमने सुना है कि नहीं मेरे को बताओ। BMW, ऑडी, BYD। देखो ये और ये है ना, सबने हाँ बोला। ये किसने सुना है? हाथ उठाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच। बाकी लोग तो पढ़ते भी। बाईडी, ये पता है ये नया ब्रांड है जो मार्केट में। अच्छा तुमने ये ब्रांड सुना है? पता है ऐसा एक गाड़ी का ब्रांड है। हाँ लेकिन अभी मैं अगर ये लिखूं ना, ये सुना है, ये सुना है। हाँ, इधर तुम तड़प रहे थे ना, मतलब काफी लोग कि यार ये कब आया। हाँ अभी देखो इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने देखा ना कि ये ब्रांड है ना, इसका लोगो अच्छा है, मतलब डिजाइन विजाइन मतलब समझो अच्छा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोई कंपनी स्टार्ट की, मैंने इनका लोगो ढाप के अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे चिपकाना चालू कर दिया। तो कल BYD मेरे को आके बोलता है तो हमारा लोगो ढापा और अपने प्रोडक्ट पे चिपकाया हमारी परमिशन के बिना। बोला कुछ नहीं रे, कुछ नहीं होता है, मैं कुछ चेंज वेंज नहीं करूंगा, बराबर। उन्होंने जाके कोर्ट में केस कर दिया, बराबर। अब कोर्ट में जाके वो ऐसा बोलता है कि आवर ब्रांड इज अ वेल नोन ब्रांड एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर ब्रांड वैल्यू। तो मैंने उसको बोला कम अगेन। तो बोलता है अवर ब्रांड इज अ वेल नोन ब्रांड। बोला एक मिनट रुक,
काम करते, 10 लोगों को लाइन से खड़ा करता हूँ और पूछता हूँ कितने लोग ने BYD सुना है। 50% ने भी बोल दिया ना BYD सुना है उसने, मान लूंगा तेरा ब्रांड वेल नोन ब्रांड है। तो पहले 6 लोग को ही पूछा, 6 लोग ने बोला हमको नहीं पता। तो मैं कोड को बोला देखो, जिस ब्रांड का नाम लोगों ने सुना नहीं है, ये बंदा क्या चिल्ला रहा है, अवर ब्रांड इज घंटा, ये कोई वेल नोन ब्रांड नहीं है। हाँ, यही चीज अगर BMW बोलती ना कि अवर ब्रांड इज वेल नोन ब्रांड, और 10 लोग को खड़ा करके बोलता और 10 के 10 लोग बोलते हाँ हमने सबने सुना है BMW, तो मैं मान लेता क्या कि ये वेल नोन ब्रांड है, बराबर। तो अब ये ना कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वेल नोन ब्रांड है कि नहीं है, बराबर। डेफिनेशन में तो लिख दिया है, ठीक है, कि वेल नोन ब्रांड का मतलब क्या होगा, बट वेल नोन ब्रांड का सिंपल मतलब होता है अगर कोई ब्रांड बहुत ज्यादा लोगों में फेमिलियर है, पीपल आर अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है, तो उसको क्या मानने का कि वो वेल नोन ब्रांड है। बट वेल नोन ब्रांड का है ना, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है जज करने का, ये प्योरली कोर्ट पे चला जाता है, जो जज बोलेगा वो। अभी जज ने भी पहले तो नाम नहीं सुना होगा, तो उसको भी ऐसा लगता रहेगा ना ये कब आया, तो उसने भी अपने दिमाग में एक चीज डेवलप कर दी, ये तो मैंने भी नहीं सुना है, तो काहे का वेल नोन। लेकिन उसने अगर खुद सुना होता तो उसके दिमाग में एक भी चीज बैठ गई होती, मैंने भी तो सुना है, मतलब वेल नोन ब्रांड है, बराबर। तो ब्रांड वेल नोन है कि नहीं है, बट ये ढूंढ के क्या उखाड़ लेते हैं, इससे डिसाइड होता है कंपनसेशन। इफ आई एम एबल टू एस्टैब्लिश दैट कि दिस ब्रांड इज अ वेल नोन ब्रांड, और अगर ये मैंने प्रूव कर दिया, तो सामने वाला जिसकी ब्रांड है ना, जैसे इधर BYD है, उसने अगर प्रूफ कर दिया ना मेरी ब्रांड वेल नोन ब्रांड है, देन आई एम लायबल टू पे हाई कंपनसेशन अमाउंट। लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया कि उसकी ब्रांड वेल नोन ब्रांड है, तो उसको कंपनसेशन नॉमिनल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जिस ब्रांड की वैल्यू नहीं है उसको नेगेटिव इफेक्ट कम हुआ है, तो नेगेटिव इफेक्ट ही कम है तो फिर कंपनसेशन भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझा, ठीक है। चलो, तो पहला कौन सा बताया मैंने तुमको, के ऊपर वाला कलेक्टिव ट्रेडमार्क, और ये कौन सा था, वेल नोन ट्रेडमार्क। ओके, अभी इसके बाद देखो एक कंसेप्ट आता है विच इज नोन एज डिसेप्टिवली सिमिलर। डिसेप्टिवली सिमिलर का मतलब देखो क्या लिखा है, अ मार्क शैल बी डीम्ड टू बी डिसेप्टिवली सिमिलर टू अनदर, मतलब कोई भी ऐसा मार्क है जो किसी के साथ डिसेप्टिवली सिमिलर जाता है टू अनदर मार्क इफ इट इज सो नियरली रिजेंबल्स दैट अदर मार्क इज लाइकली टू बी डिसीव और कॉज अ कंफ्यूजन। मतलब कोई दो ट्रेडमार्क है जो बहुत सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं, तो उसको मानना जाएगा कि वो कौन सा मार्क है, डिसेप्टिवली सिमिलर। डिसेप्टिवली मतलब मोर सिमिलर, और मोर सिमिलर होगा तो वो नहीं चलेगा। जैसे देखो, ये ब्रांड तुमने सुना होगा, स्टारबक्स सुना होगा ना, कॉफी भी पिया होगा कुछ लोग ने। हाँ, अभी एक पर्सन था, उसने क्या ना ऑनलाइन वेबसाइट चालू की। ऑनलाइन वेबसाइट में वो भाई ना कॉफी बीन्स, कॉफी पाउडर, कॉफी के मग्स, सिपर, ये सब वो बेचता था। तो भाई को कोई कंपनी रजिस्टर करनी थी, वेबसाइट लेनी थी, तो उसने वेबसाइट जो होता है ना वो बताए क्या बनाया, www डॉट और उसने ये नाम से कंपनी खोला। स्पेलिंग दिख रहा है, अलग है। अब जब इसने ये कंपनी चालू किया ना, तो स्टारबक्स ने इसको नोटिस भेजा कि योर ट्रेडमार्क इज डिसेप्टिवली सिमिलर विथ अस। तो कहाँ डिसेप्टिवली सिमिलर, स्पेलिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है तो सिमिलर है। क्योंकि देखो, अगर तुम बोलोगे ना सिमिलर है तो इसको नाम चेंज करना पड़ेगा, और अगर तुमने बोला ना सिमिलर नहीं है तो नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, और वो वही नाम से बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। बोलो सिमिलर है कि नहीं है, क्रिश क्या लगता है। दिखने में सिमिलर नहीं है, तू जज होता तो तू क्या बोलता, तेरे को कोई पूछेगा वेदर इट इज डिसेप्टिवली सिमिलर और नॉट, तू क्या बोलेगा, इट इज सिमिलर। सिमिलर है, किसको लगता है ये सिमिलर कहाँ हुआ,
स्पेलिंग कितना डिफर करता है? सिमिलर है का? क्या सिमिलरिटी दिखती है तेरे को इधर? हाँ, क्योंकि देखो काफी लोग है ना ऐसा एक एक अल्फाबेट नहीं पढ़ने बैठते। एट अ ग्लांस में तुमको सेकंड वाले का वेबसाइट क्या ही दिख रहा है? स्टारबक्स से दिखता है, बराबर। तो डेफिनेटली ये डिसेप्टिवली सिमिलर है, तो कोर्ट ने इसको डायरेक्शन दिया कि तुम नाम चेंज करो, और इसको नाम चेंज करना पड़ा। जैसे देखो ये एक ब्रांड है, तुमने सुना होगा ये वाला, सुना है? बड़े मियाँ। जो भुक्खड़ लोग होंगे ना उन्होंने सुना होगा। हाँ, यस। ये है ना स्पेशलिटी नॉनवेज है। नॉनवेज बिरयानी, शॉर्मा, ये लोग सब बनाते हैं। इसका मेन आउटलेट है ना कोलाबा में है। कोलाबा कॉजवे है ना, कॉजवे जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उधर ही बड़े मियाँ, बराबर। अभी इसकी ब्रांड है, ठीक है, अच्छा खासा वेल नोन पर्सन है ये, मतलब ब्रांड वाइज। अंधेरी में एक आउटलेट चालू हुआ था अपने यहाँ पे, उसने नाम रखा, वाह बड़े मियाँ। और उसने ये नाम के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। सामने वाले को जब पता चला ना ये भाई ये ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहा है, तो उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये ट्रेडमार्क नहीं मिलना चाहिए उसको। तो उसको रजिस्ट्रार पूछता है क्यों, तो बोलता है डिसेप्टिवली सिमिलर है। तो कहाँ सिमिलर है? वो बड़े मियाँ है, तुम बड़े मियाँ हो, ये वाह बड़े मियाँ है, कितना डिफरेंस है। क्वेश्चन ये डिसेप्टिवली सिमिलर है। और फील्ड दोनों का फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में दोनों के प्रोडक्ट भी सेम, तो फिर बोलो सिमिलर, डिसेप्टिवली सिमिलर? डिसेप्टिवली सिमिलर, ये भी सिमिलर है। मतलब तू कंफ्यूज हो जाएगी वाह बड़े मियाँ में, तेरे को समझ नहीं आएगा, आगे वाह लिखा है तो ये अलग है। तेरे को क्या लगता है सिमिलर है? कैसे? बड़े मियाँ वर्ड आने से सिमिलर हो गया, आगे वाह लिखा है उसका क्या? अरे ऐसा सरेंडर क्यों कर दिया, तेरी दोस्त नहीं है इसके लिए? तेरे को क्या लगता है सिमिलर है? लास्ट बेंच, कैसे? आगे वाह लिखा है उसका क्या? सिमिलर है? नहीं है ना? सिमिलर है? नहीं है? पक्का? देखो, अब दोनों की फूड इंडस्ट्री, दोनों का फूड प्रोडक्ट सेम। चलो समझो अगर ये मेरी ब्रांड होती, मैं रजिस्ट्रेशन करने गया तो मेरे को रजिस्टर एक क्वेश्चन पूछेगा, क्यों बड़े मियाँ क्यों चाहिए तेरे को? क्या आंसर है मेरे पास? ऐसा बोल दो अरे वो ब्रांड है ना, उसका कॉपी मार रहा है, सस्ता वर्जन है मैं। ये तो बोलोगे तो ट्रेडमार्क तो रजिस्टर नहीं होगा, बराबर। लेकिन मैं अगर, ऑब्वियस सी चीज है कि सीधा सीधा तो मैं कॉपी नहीं मार सकता हूँ, आई नीड सम चेंजेस। तो मैंने चेंजेस के नाम पे आगे सिर्फ वाह लगा दिया, बराबर। बट आज भी पब्लिक पता है क्या कंफ्यूजन में रहेगा, कि बोथ ब्रांड्स बिलोंग्स टू सेम कंपनी, और मैं या तो इसकी गुडविल का फायदा उठा के बिजनेस बनाऊंगा, या तो खराब प्रोडक्ट बेच के इसकी भी गुडविल की वाट लगाऊंगा, कुछ भी हो सकता है वो। तो ऐसा तुम्हारे कांड से किसी की वाट नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए ऐसे ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करते अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिसेप्टिवली सिमिलर। तो इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ही रिजेक्ट हो गया कि भाई नहीं मिलेगा। हाँ मतलब डिसेप्टिवली सिमिलर है, समझा? अच्छा, अब है ना, ट्रेडमार्क एक ऐसी चीज है ना जो खाली पर्टिकुलर लोगो, टैगलाइन, डिजाइन, सॉरी मार्क, सिंबल में नहीं आता है, इट कम्स टू डिजाइन ऑल्सो। जैसे देखो तुमको इसका एक केस बताता हूँ, तुमने रेडबुल सुना होगा, इट्स अ केस ऑफ रेडबुल वर्सेस,
ये देखो, ये तो है ना एनर्जी ड्रिंक है, कलर कॉम्बिनेशन देखो एकदम सेम है ना। अब देखो, ये जो डिफेंडेंट है ना, मतलब कि 7 आवर्स एनर्जी ड्रिंक, इसने ना जब अपना मार्केट में एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया था ना, तो उन्होंने ये पैकेजिंग बनाया था, ये उनका ओरिजिनल पैकेजिंग है। तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक में मार्केट में उस टाइम पे लीडर था, जो आज भी है, रेडबुल। तो उन्होंने क्या किया, ब्लू और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन है टिन रेडबुल का, उसका भी देखो रेड, सॉरी ब्लू और सिल्वर कलर है, साइज भी दोनों का टिन का सेम है। प्लस इन्होंने क्या किया है, रेड में बुल का सिंबल डाला है, इन्होंने रेड में हॉर्स का सिंबल डाल दिया, बराबर। अब जब रेडबुल को पता चला ना कि हमारे जैसा एकदम पूरा कॉपी पेस्ट मारा हुआ एक टिन मार्केट में घूम रहा है, सो दे फाइल अ केस अंडर द ट्रेडमार्क कि हमारी पूरी पैकेजिंग की डिजाइन को कॉपी मार दिया इसने, बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो नाम कॉपी मारना इज अ डिफरेंट थिंग, डिजाइन कॉपी मारा तो क्या ही हो जाएगा, इससे कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, क्या प्रॉब्लम होता है डिजाइन कॉपी मारा तो। जैसे पता है किंडर जॉय आता है, किंडर जॉय है ना, उसका भी डिजाइनिंग उसने ट्रेडमार्क में रजिस्टर करके रखा है, जैसे रेडबुल ने अपना टिन का डिजाइन ट्रेडमार्क में रजिस्टर करके रखा है। वो क्यों रजिस्टर करते लोग, इससे क्या होएगा। हाँ हाँ, अरे बट दिखता तो है ना रेडबुल 7 आवर्स, तो क्या क्या देखो पता है प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जैसे समझो ये अंगूठा छाप है, ठीक है, इलिटरेट है, मैं इसको बोला ये 50 रुपया ले, सॉरी 100 रुपया ले, मार्केट में जाके एक एनर्जी ड्रिंक लेके आ, इसको कुछ पता नहीं है, तो मैंने बोला छोड़ जाने दे, एक काम कर, ब्लू और सिल्वर कलर का टिन आता है इतना, वो लाना है। अब देखो 7 आवर्स का कलर क्या है, ये मैडम वो उठा के लेके आई, अल्टीमेटली एनर्जी ड्रिंक ही है ना। तो काफी लोग कैसा होता है, और समझो चलो इसको है ना ऐसा उल्टा रखा है शेल्फ में, तो ऐसे ही उठा लिया, फिर घर पे ये 7 आवर्स निकला, रेडबुल सोच के लिया था, बट एक एक प्रोडक्ट ऐसे भी बिक गए तो सेल तो हो गया ना। और कंज्यूमर तक इनका इंटेंशन क्या होता है, एक बार प्रोडक्ट हाथ में पहुंचा दो, अगर उसको टेस्ट बैठ गया ना रेडबुल जैसा ही, फिर वो कंपेयर करेगा प्राइस, रेडबुल मिलता है 100 रुपए में, हम देते हैं 60 रुपए में, आ गया कस्टमर बाटली में। बट तरीका है ये मार्केटिंग करने का, तो इसके लिए फिर उन्होंने केस किया और उन्होंने बोला कि पैकेजिंग पूरा चेंज करो, तो उन्होंने पूरा पैकेजिंग चेंज किया फिर, क्योंकि रेडबुल केस जीत गया था उधर, बराबर। तो इसके लिए मैंने बोला ना कि लोग डिजाइनिंग तक को भी कॉपी मारते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग में जैसे देखो, ओरियो का डिजाइन देखा है, पूरा कॉपी मारा है। ओरियो किसका ब्रांड है, कैडबरी का, हाँ, ये देखो, पैकेजिंग देखो, कितना सिमिलर है, ये देखो, ये ज्यादा एक्यूरेटली दिखेगा तुमको। क्यों करते ये सब हरकतें, बेचने के लिए। तो इसके लिए आजकल कंपनी क्या करती है पता है, ओरियो भी रजिस्टर करेगी, साला उसका पैकेजिंग भी रजिस्टर करेगी, नहीं तो लोग पैकेजिंग के पीछे पड़ जाते हैं और उसका जुगाड़ करके उसको बेचना चालू करते फिर, तो उसको वो भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐसे तो ना मार्केट में बहुत प्रोडक्ट तुमको मिलेंगे, ये देखो कितना सिमिलैरिटी है। और इनको ब्लू कलर ही क्यों लेना था फैबियो को, कोई और भी तो कलर ले सकते थे ना, लेकिन नहीं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर में कॉम्पिटिटर किसके बन रहे थे, ओरियो के बन रहे थे, तो भाई उसके जैसा ही दिखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग किसका किसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है दिसंबर, मतलब पूरा एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट, अच्छा ओके, और बाकी लोग तो ग्रुप 2 का फर्स्ट अटेम्प्ट है, राइट, है ना क्रिश। तो तुम लोग अभी ईईटी अभी पास आउट हुए, मई, तूने मई में दिया, तूने मई में दिया, मई इजी था पेपर,
तू तो 176 वाला है, तू क्या ठीक था बोल रहा है? ये लोग मेरे को हमेशा पूछते हैं ईटी वाले, ऐसा क्या पढ़ा इसने, पूछो ना उसको, पूछो ना, तुम लोग ही पूछो उसको, तुम्हारे पास तो नंबर भी है, ऐसा क्या पढ़ लिया तूने? और कितना है, 178? मैं तो, मेरे को भी इतना ना आए, बट सही है यार, छोड़ो जाने दो। तेरे को कितना आया था? हाँ हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, उसके बेस पे भी कंपटीशन में भी जाना पड़ेगा। हाँ हाँ। चलो अभी देखो, एक कंसेप्ट है ऊपर, ये देखो, ये होता है सर्टिफिकेशन मार्क, जिसको सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क भी बोलते हो। तुम कुछ प्रोडक्ट देखोगे ना, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर मार्क होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन मार्क। जैसे गोल्ड है ना, तो हॉलमार्क होता है। हेलमेट होता है ना, तो उस पे आईएसआई मार्क होता है। ये सब मार्क क्या इंडिकेट करते हैं? तो ये सब मार्क इंडिकेट करते हैं, इट शोज द प्योरिटी, मतलब ये जो सर्टिफिकेशन है, इट शोज द प्योरिटी ऑफ द गुड्स, या तो पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द गुड्स भी ये दिखाता है, इसके लिए वो जरूरी है। तुम कभी देखो, कोई हेलमेट आता है ना, हेलमेट के बैक साइड पे आईएसआई मार्क होता है, इसका मतलब है कि ये हेलमेट मल्टीपल टेस्ट, प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स और प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया है। ठीक है, मतलब इसको जो बनाने की प्रोसेस है वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके की है, और उसके बाद उसके ऊपर वो मार्क लगता है विच इज नोन एज, जैसे कि आईएसआई मार्क। गोल्ड होगा तो हॉलमार्क होता है, इट शोज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। तो इसे मार्क को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। सो देखो, term certification trademarks to means mark capable of distinguishing the goods or services in connection with, which is used to course of the trade, which are certified by the proprietor of the mark in the respect of origin, material, mode of manufacture of the goods or performance of the services, quality or accuracy or other characteristics from the goods or services not so certified and registrable as such in respect of those goods and services। अभी जैसे देखो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, जैसे फूड प्रोडक्ट की मैं बात करूं, तो उसके ऊपर ग्रीन और रेड मार्क होता है। ग्रीन इंडिकेट्स वेज, रेड इंडिकेट्स, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क ऐसे होते हैं ना, इसके ऊपर ट्रेडमार्क का किसी भी पर्सन का ऐसा कोई इंडिविजुअल राइट नहीं होता है। अब वो रेड और ग्रीन मार्क लेने के लिए मेरे को क्या ट्रेडमार्क थोड़ी रजिस्ट्रेशन करना है, ग्रीन सिंबल, लेन सिंबल, रेड सिंबल लगाने की परमिशन दो, वो तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, बिकॉज वो मेरे प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने के लिए ज़रूरी है करना मेरे लिए, तो वो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। तो ऐसे मार्क को कौन सा मार्क बोलते हैं? सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। तो देखो, एक होता है सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, एक होता है कलेक्टिव मार्क, एक होता है वेल नोन ट्रेडमार्क, और एक होता है डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क। चार कंसेप्ट समझा सबको? अच्छा अभी देखो, जैसे मैंने तुमको बोला ना, इंडिया में जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो तो काफ़ी सारे नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ता है, तुम डायरेक्टली ऐसे रजिस्टर नहीं कर सकते। क्या लिखूं मैं भी यार, मतलब वो ये ना, एक ट्रेडमार्क का केस है, बराबर। आई थिंक ये अराउंड कुछ, आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक रजिस्ट्रार ने गलत ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया, बराबर। ये देखो, ये मेरे घर का केस नहीं है, ये पर्सन ने ये नाम से ट्रेडमार्क अप्लाई किया। देयर इज अ वन ब्रांड, तुमने सुना होगा हल्दीराम, ये हल्दीराम का कॉम्पिटिटर बन रहा था। क्या नाम देखो, क्या क्रिएटिविटी है लोगों के अंदर। और ये बात है ना, ट्रेडमार्क जब इसको सोचो ग्रांट भी कर दिया, और ग्रांट करने के बाद रियलाइज हुआ एकदम बाद में कि ये गलत ट्रेडमार्क इसको दे दिया है, ये ट्रेडमार्क तो नहीं देना चाहिए था। ये देखो, ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री फॉर द नमकीन एंड द बिस्किट ब्रांड, मतलब ये गलती से एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उनको फिर से इंटीमेट किया कि भाई हमने गलत
दे दिया है भाई वो रजिस्ट्रेशन हम फिर से कैंसिल कर रहे हैं, काइंडली अप्लाई विद द न्यू नेम। तो उसने बाद में नए नाम से फिर से अप्लाई किया, बट पहले तो नशेड़ी लोग ने ये नाम भी अप्रूव दे दिया, जाओ हल्दीराम के बाजू में ही खोलना। तो किया है, ऐसा भी इंडिया में हुआ है। बट ये क्या ग्राउंड पे उन्होंने ना एक्सेप्टेंस दिया था पता नहीं, बट ये लोग देखो उन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन की है। एप्लीकेंट का नाम है, 2022 का एप्लीकेशन था उसका, प्रपोज टू बी यूज्ड इन दिल्ली नमकीन एंड बिस्किट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस मार्क शैल बी गिव नो राइट टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ, मतलब डिस्क्रिप्शन उसका पूरा डिटेल है ये, बराबर क्लास 30 करके होता है उसमें उसने रजिस्टर किया था उसको। मतलब सोचो ऐसे भी ट्रेडमार्क अपने यहाँ पे रजिस्टर होने आते हैं, बट ठीक है ये अलाउड नहीं है ये सब। अभी देखो एक रीसेंट एक केस है वो ऑपरेशन सिंदूर वाला, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क का भी बहुत इश्यू चल रहा है। देखो Reliance Industries on the clarified that it has no intention to trademarking Operation Sindhura phrase that have become a powerful symbol of the Indian bravery following the nation's response to Pakistan sponsored terror attack in Pahalgam। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, रिलायंस ने ना ऑपरेशन सिंदूर नाम का ट्रेडमार्क अप्लाई किया था, बराबर। बाद में क्या किया देखो, देन विड्रॉज एप्लीकेशन, बराबर। अब देखो स्टोरी क्या है, मेरे को लगता नहीं है कि रिलायंस ने जो स्टोरी सुनाया ये डाइजेस्ट होता है, मेरे को तो नहीं हुआ, तुम सुनो। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच इज अंडर द मुकेश अंबानी कैटेगरी, उन्होंने ये ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। बाद में जब पता चला ना कि लाइमलाइट में आया ना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने विड्रॉ मार लिया एप्लीकेशन कि भाई पब्लिक इंस्टा इंस्टा पे ट्रोल करना चालू करेगा, सोशल मीडिया पे ले लेगा अपनी। अब डिफेंड तो करना था खुद को, तो उन्होंने पता है क्या बोला, हमारे यहाँ पे एक इंटर्न था, ठीक है, एक आर्टिकलशिप में कोई काम कर रहा था, उसने गलती से ये ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। बाद में जब हमको पता चला तो हमने उसको समझाया कि ये सब ट्रेडमार्क नहीं लेना चाहिए, इंडिया की सेंटिमेंट हर्ट होती है, और उसके बाद हमने उसको विड्रॉ कर लिया। एक इंटर्न अपलोड कर देता है तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फाइल और तुमको पता नहीं है, तो ये क्या लॉजिक है। बट ठीक है, मतलब इंटर्न का नाम भी बताया नहीं, कौन था, सीए कर रहा था, सीएस कर रहा था, वो भी नहीं बताया, बट कुछ आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं की, बस ऐसा बोल के खत्म कर दिया। और ऐसे उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसके ऊपर कि कोई भी पर्सन आज के बाद ऑपरेशन सिंदूर नाम का ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन कहीं भी फाइल नहीं करेगा, और अगर कोई भी रजिस्ट्रार के पास ये नाम की एप्लीकेशन आती है, मुंह पे रिजेक्ट मारना है तुमको, कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज थी जहां पे इंडिया के सेंटिमेंट्स है, तो फिर ऑब्वियसली इसको ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बराबर। बट ट्रेडमार्क में नहीं मिल रहा ना, लोगों ने कॉपीराइट में लाइन लगाया, पता है ऑपरेशन सिंदूर का कॉपीराइट का केस, ये देखो। कितने सारे, आई थिंक पता नहीं, मैंने तो पढ़ा था, मैं तुमको बताऊंगा। ये था कितने सारे मूवी प्रोडक्शन हाउस, यशराज फिल्म्स, जॉन अब्राहम फिल्म्स, सब लोग ने है ना ऑपरेशन सिंदूर नाम को रजिस्टर करने गए वो लोग कि हमको कॉपीराइट चाहिए, अभी आगे चल के हम लोग इसको इसके ऊपर मूवी बनाएंगे। आएगा ही ना बाद में, सबसे पहले अक्षय कुमार बनाएगा। ये देखो, बॉलीवुड्स बैटल फॉर ऑपरेशन सिंदूर, मेरा पीछे, अभी ठीक है। ये देखो, ये कॉपीराइट का केस है, सब लोग शुरू हो गए, सबको ये नाम चाहिए, और ये नाम से मूवी बना तो यार मूवी तो बहुत ही चलेगा, वो तो ऑब्वियस है। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट। कल ये लोग आए थे फाइनल वाले, समझा मुझे। आज नहीं था ना, कल तो था। ये कभी आ रहा है हीरो, मंडे के बाद? बात हुआ आपका कुछ?
अच्छा देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इन द डिफरेंट क्लास। अब देखो, जब तुम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो ना इंडिया में, तो उसके लिए क्लास होता है जिसको बोलते हैं क्लास 1 से लेके 34, जो स्पेशली गुड्स के लिए आता है, और क्लास 35 से लेके 45 जो स्पेशली सर्विसेज के लिए आता है, बराबर। उसके अंदर ही तुमको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। इसका मतलब, हाँ अभी इसमें तुम देखोगे ना, तो इसमें जनरल इंफॉर्मेशन में देखो नीचे व्यू ऑल लिखा है, मिला? व्यू ऑल पे क्लिक करो, उसमें थर्ड लास्ट देखो मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर क्लिक करो, फिर यस पे क्लिक करो। ये देखो ऐसा कुछ क्लास तुम्हारे सामने ओपन होएगा, रहेगा ट्रेडमार्क क्लास। उसमें देखो नाइस क्लास करके मिलेगा, उसके बाजू में वो कैलेंडर जैसा सिंबल होएगा, उस पर क्लिक करो, और अगर नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पे देख लो, है ना। देखो गुड्स के लिए कितने हैं, 1 से 34, और सर्विसेज में कितने हैं, 35 से 45। तो तुमको ट्रेडमार्क यहाँ रजिस्टर जाके करना है। अभी क्वेश्चन ये आता है, मैं है ना फूड, मैं समझो परफ्यूम बनाता हूँ या कॉस्मेटिक बनाता हूँ, तो क्वेश्चन आता है मैं मेरा ट्रेडमार्क कहाँ रजिस्टर करूँ, कौन से क्लास में। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, क्लास 1 देखो क्या है, केमिकल फॉर द इंडस्ट्री, चलो ये नहीं है। पेंट्स वैनिशेस, मतलब ये एशियन पेंट वाले क्लास 2 में रजिस्टर होते हैं। थर्ड क्या है, कॉस्मेटिक्स, हाँ इसमें देखो परफ्यूम्स और वो सब आएगा। तो मैं मेरा प्रोडक्ट कौन से क्लास में रजिस्टर करूंगा, क्लास 3 में रजिस्टर करूंगा। हमेशा जो बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से क्लास ढूंढो और उसको रजिस्टर करो, कहीं पे भी ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता है। जैसे देखो क्लास 4 इंडस्ट्रियल ऑयल है, क्लास 5 फार्मास्यूटिकल मेडिकल प्रोडक्ट्स है, तो जितनी भी मेडिसिन मेडिसिन है वो सब कहाँ रजिस्टर होती है, वो सब क्लास 5 में रजिस्टर होता है। ठीक है, क्लास 6 देखो कॉमन मेटल्स एंड एलॉयज, क्लास 7 इज मशीन एंड मशीन टूल्स, क्लास 8 हैंड टूल्स, क्लास 9 is a scientific research product, 10 is a surgical medical dental products, 11 is dyeing ventilating water supply, ठीक है, 12 is a vehicle, तो जितने भी गाड़ी वाड़ी के जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो सब यहाँ रजिस्टर होते हैं। तो देखो ये सारे क्लास है इधर। वैसे ही 35 पे जाओ, 35 पे देखो क्या है, एडवर्टाइजिंग, ये सर्विस है, अभी पूरी सर्विस इंडस्ट्री है ये। फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस, तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब लोग ने लोगों का रजिस्टर किया है, क्लास 36 में रजिस्टर किया होगा। 37 कंस्ट्रक्शन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन मतलब एयरटेल जियो, वो सब कहाँ रजिस्टर है, 38 में रजिस्टर है। ठीक है, 39 इज अ ट्रांसपोर्ट, 40 इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल्स, रिसाइकलिंग वेस्टेजेस वाले, 41 इज एजुकेशन, तो ये क्लासेस का लोगो भी रजिस्टर है, वो कहाँ रजिस्टर होगा, क्लास 41 में रजिस्टर होगा। 42 is scientific and technical service, technological service, service for providing food drink temporary accommodation, टेम्पररी अकोमोडेशन ये सब आते हैं कैटरिंग सर्विसेज वाले, बराबर। देन 44 इज मेडिकल सर्विसेज एंड 45 इज लीगल सर्विसेज। तो लॉ फर्म्स जो होती है, सीएस फर्म होती है, सीए फर्म, वो लोग भी अगर अपना लोगो बनाते हैं, जैसे डेलॉइट है, ईवाई है, ये सब लोग का लोगो 45 में रजिस्टर होता है। हाँ अभी देखो, काफी लोग पता है क्या करते हैं, पहले तो ये क्लास ढूंढ लेते हैं, क्लास में रजिस्टर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे समझो मैं आता हूँ क्लास 45 में, बट आफ्टर मे बी 6 months और आफ्टर मे बी 1 year आई हैव अ प्लान फॉर दिस एक्टिविटी ऑल्सो, एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट भी मेरे को जाना है, तो मेरे को 45 में भी रजिस्टर करना है और मेरे को 35 में भी रजिस्टर करना है। तो और काफी लोग के फर्दर 1-2 साल बाद कुछ और भी प्लान है, तो यू कैन डू वन थिंग, सिंपली सिलेक्ट ऑल सर्विस और रजिस्टर कर दो, तो एक साथ सारी ही सर्विस सेक्टर में तुम्हारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया। जैसे देखो फरारी, फरारी कार बनाता है, फरारी और क्या बनाता है, परफ्यूम बनाता है, फिर फरारी वॉच बनाता है, बराबर। कार अलग क्लास में रजिस्टर होगा,
परफ्यूम अलग क्लास में रजिस्टर है, वॉच अलग क्लास में रजिस्टर है। उन्होंने क्या किया होगा, 3 या 4 क्लास सिलेक्ट कर दिए होंगे और एक ही साथ रजिस्टर किया। और अगर उनको ऐसा लगता है नहीं हम धीरे धीरे सब में घुस जाएंगे, तो कर दो ऊपर सिलेक्ट ऑल गुड्स, कर दो एक साथ रजिस्ट्रेशन। एक साथ रजिस्ट्रेशन कर दिया तो तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम भी कुछ भी लेके आओ, यू कैन यूज योर ट्रेडमार्क, तुमको अभी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने सिलेक्ट ऑल गुड्स किया है। समझा? इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क। गुड्स का नंबरिंग याद रखना, कहां से कहां तक है, 1 से 34 है, और सर्विसेज का है 35 से 45 है। तुमको इसके अंदर ही रजिस्टर करना है। चलो तो देखो यही है क्लासिफिकेशन गुड्स के लिए, 1 से लेके 34 और 35 से लेके 45। एग्जाम में जब आंसर लिखते हो तो तुमको ऐसा लगता है, देखो पहले तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, और अगर पूछ लिया तो 2-4 एग्जाम्पल लिख के आना कि क्लास 1, और जरूरी नहीं है क्लास सही भी लिखना पड़ेगा, जो भी एग्जाम्पल में लिखना है लिख के आओ कि क्लास 1 ये कैटेगरी, क्लास 2 ये कैटेगरी, वैसे कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बराबर? चलो उसके बाद देखो, अब जैसे मैंने बोला था कि जब तुम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द रिफ्यूजल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। क्या बोल के तुम्हारा रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकते, तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। पहला, विद द डिस्क्लोजर ऑफ प्रिजुडिशियली अफेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। मैं कोई ऐसा ट्रेडमार्क बना रहा हूँ जो मे भी शायद इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को खराब करे, जैसे देखो ये ऑपरेशन सिंदूर, ये ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये अलाउड नहीं है करना, क्योंकि इसमें इंडिया के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है, तो इसको नहीं यूज करना चाहिए। तो तुमको अगर समझो पहले दे दिया, बाद में वापस भी ले लेंगे कि ये हम नहीं देंगे। लास्ट में देखो एक लिखा है इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, मैंने कुछ ऐसा टैगलाइन बनाया जो किसी को क्राइम करने के लिए प्रोवोक करता है। जैसे समझो मैंने कोई मेडिसिन बनाया, टैगलाइन लिखा किल योर सेल्फ, बराबर, ये मेरा टैगलाइन है, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, लोगों को सुसाइड करने के लिए प्रोवोक कर रहा हूँ। बराबर? तो ऐसी सब चीज़ों को तुम ट्रेडमार्क में रजिस्टर करोगे तो चलो हो सकता है फॉर अ टाइम बिंग गलती से दे भी दे, बट हाई पॉसिबिलिटी वो रिफ्यूज हो जाएगा आगे चल के, या शायद तुमको रजिस्ट्रेशन भी करने ना मिले। सेकंड देखो, which consist exclusively mark or identification which may serve in a trade to design the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of the production of the goods, rendering of the services or other characteristics of the goods or services। सेकंड पॉइंट का मतलब बताओ क्या होता है इसका मतलब। एग्जाम्पल के साथ बताओ। बोलो क्या होता है इसका मतलब। पॉइंट नंबर 2, exclusively of mark or indication which may serve in a trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of the production। क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, चाय कहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस होता है? असम और दार्जिलिंग, है ना। मैं भाईंदर में चाय उगा रहा हूँ और नाम चाहिए मेरे को असम टी, तो मेरे को रजिस्ट्रार बोलेगा असम से आता है, बोला नहीं भाईंदर ईस्ट, बराबर उधर ही उगाया।
तो जब तेरा ओरिजिनेट नहीं है तो तू ये ट्रेडमार्क क्यों? बोला देखो चाय किधर का फेमस है? असम। बाइंड द रेस्ट बोलेगा थोड़ी कोई पब्लिक हाथ लगाएगा मेरी चाय को, बराबर? बिकेगा तो आसाम के नाम पे ही बिकता है। तो बट ये तो गलत है, मतलब मैं तो खाली ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहा हूँ ना, बट क्या मेरा एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बिलोंग भी करता है क्या उधर से? नहीं। तो मेरे को ऐसे ट्रेडमार्क यूज नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट्स उधर से ओरिजिनेट करता है तो तुम यूज करो, डेफिनेटली वो अलाउड भी है, बट तुम ऐसे मिसगाइड नहीं कर सकते किसी को। ट्रेडमार्क के नाम पे किसी को मिसगाइड नहीं करने का। जैसे देखो, जीरो शुगर कोक आता है, क्या बोलते हैं उसको? डाइट कोक, है ना? किया है, पिया है किसी ने? कैसा होता है? तू कहाँ डाइट करेगी? पिया है कभी किसी ने? अगर पिया रहेगा ना, एकदम बकवास टेस्ट होता है। बट उन लोग का इंटेंशन पता है क्या है? कि उसके अंदर शुगर जीरो है, बराबर? अब अगर इसको मैं सच में टेस्ट कराऊं और सच में अगर निकला कि शुगर लेवल जीरो है, इसका मतलब झूठ बोला कि सच बोला? तो फिर तुम बिंदास यूज करो, फिर इस जीरो शुगर के नाम पे भी यूज करो, बस चलेगा। लेकिन एक बिस्किट आता है, कैशोनट वाला बिस्किट, जिसका वो बीच में बहुत रील वायरल हुआ था। एक बंदा है ना फूड फार्मा करके, जिसने उसकी मारी थी। कैशू नट बिस्किट, गुड डे कैशू बिस्किट्स आते हैं। हाउ मच इज द कैशू परसेंटेज? कितना होता है? तुम ऐड देखो कभी, ऐसा कैशू गिर रहे हैं बिस्किट के अंदर, जा रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और ऐसा ठूस ठूस के कैशू डाला है तुमको, ऐसा दिखाते हैं ऐड में। उस पैकेट के पीछे कभी देखना, कैशू परसेंटेज इज 1%। तो सब कैशू गए किधर जो बिस्किट में गए थे? तो येड़ा बनाया ना। तो तुम ऐसे ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते जो मिसगाइड करता है, दैट इज नॉट अलाउड। और एक तीसरा जो है, विच कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द मार्क्स और द इंडिकेशन विच हैव बिकम कस्टमरी इन द करंट लैंग्वेज और इन द बोनाफाइड एंड एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। इसका मतलब होता है कोई ऐसा टर्म विच इज वेरी कॉमन टर्म, उस कॉमन टर्म को तुम यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो बहुत कॉमन है, हर कोई इंसान उसको यूज करता है, तो तुम उसको यूज ही नहीं कर सकते अंडर योर ट्रेडमार्क। जैसे तुम में से कौन चाय नहीं पीता है? कैसे लोग हो तुम लोग? तो तू क्या पीती है? कॉफी। ठीक है, तू कॉफी, कॉफी, कॉफी। और कौन कोर चाय लवर है? हाँ, ये लोग सही लोग होते हैं। तू कुछ नहीं पीता है रे ये? हाँ, फिर ठीक है। अभी देखो, अगर मैं है ना कोई चाय का बिजनेस चालू करता हूँ, नाउ आई वांट द वर्ड चाय एज माय ट्रेडमार्क वर्ड, CHAI, ये वर्ड मेरे को ट्रेडमार्क में रजिस्टर करना है, क्या मिलेगा? चलो अगर दे दिया ना ये वर्ड, तो क्या होएगा? इधर से ऐसा जा रहा था, देखा चाय सुट्टा बार, चाय, मेरा ट्रेडमार्क यूज किया विदाउट माय परमिशन, एक नोटिस इसको भेजते। थोड़ा आगे गया, लक्ष्मी चाय वाला, चाय, मारो इस पे भी केस। फिर इधर आगे कोई एक है, यहाँ ताजा गरम चाय मिलता है, चाय, केस बनता है। फिर होटल में गया, मेनू चाय स्पेशलिटी, चाय, मारो केस। यही करूं मैं? पाव भाजी वर्ड, इट्स सो कॉमन वर्ड, पराठा वर्ड इज सो कॉमन वर्ड, शुगर वर्ड इज सो कॉमन वर्ड। ये सब वर्ड को तुम ट्रेडमार्क में यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुमको कुछ वर्ड को रजिस्टर करना है तो चाय के या तो आगे कुछ ऐड करो या तो चाय के कुछ पीछे ऐड करो, बराबर? हाँ, बट उसमें भी आगे भी पीछे क्या ऐड करते हो ना, वो भी मैटर करता है। अदरक चाय, तो फिर उसको भी रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली दूसरा एक कॉमन प्रोडक्ट है वो, है ना? मसाला चाय, मसाला भी कॉमन वर्ड हो गया फिर तो फिर आगे कुछ और ऐड करना पड़ेगा, बराबर? वो यूनिक वर्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक तुम उसको ट्रेडमार्क में नहीं लगा सकते। जैसे देखो, चाय पत्ती आता है ना, जैसे सोसाइटी टी, है ना? अगर वो खाली टी वर्ड यूज करने जाता था ना कि इसको ट्रेडमार्क कर दो, नहीं मिलता। इसके लिए उसने आगे क्या वर्ड लगाया? सोसाइटी टी, बराबर? मिल गया उसको ट्रेडमार्क। समझा?
जो वर्ड बहुत कॉमनली उस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे फूड इंडस्ट्री में मैंने बोला चाय मसाला, ये सब वर्ड को ट्रेडमार्क नहीं मिलता है कभी। बिकॉज वो तो यार कोई भी बंदा फिर कुछ भी लिखने बैठेगा तो अपने मेनू में गलती से डिस्क्रिप्शन में लिख दिया वी एडेड मसाला, मसाला वर्ड ये तो मेरा ट्रेडमार्क है, वायलेशन ऑफ द ट्रेडमार्क, इतना कॉमनली वायलेशन होना चालू हो जाएगा, तो ऐसे ट्रेडमार्क नहीं मिलते कभी, बराबर। तो जो वर्ड करंट लैंग्वेज में कॉमनली बहुत यूज होता है, प्रैक्टिस में आते हैं, ऐसे वर्ड्स के ऊपर कभी ट्रेडमार्क नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बन जाएगी, समझा? ठीक है, चलो अच्छा ये केस देखो, अभी केस देखो, एक केस है महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा पता है ना कौन कौन, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। अब देखो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर मिल्स है ना, इसने बिजनेस चालू किया, इसका पेपर इंडस्ट्री का बिजनेस है, पेपर्स बनाता है ये। अब इन्होंने क्या किया, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, तो इन्होंने नाम अप्लाई किया महेंद्र एंड महेंद्र, बराबर। जब महिंद्रा एंड महिंद्रा को ये पता चला ना कि ये नाम से ये अप्लाई कर रहा है, उसने ऑब्जेक्शन उठाया और वो बोलता है ये नाम नहीं मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या बोलता है कि ये नाम से पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगा, लोगों को क्या लगेगा कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का कंपनी है, बराबर। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यहां तक बोल दिया इट इज डिसेप्टिवली सिमिलर। अब महेंद्र का आर्ग्यूमेंट सुनो, महेंद्र एंड महेंद्र क्या बोलता है, पहले तो डिसेप्टिवली सिमिलर इतना है नहीं, महेंद्र महिंद्रा देयर इज अ डिफरेंस। दूसरी चीज, इंडस्ट्री इज टोटली डिफरेंट, तुम ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, मैं पेपर इंडस्ट्री में हूं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो काहेगा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जब तब होता है जब मैं तुम्हारी इंडस्ट्री में घुस के बिजनेस करता, करेक्ट। अब महिंद्रा क्या बोलता है कि पब्लिक को यह कंफ्यूजन होगा कि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा पेपर बिजनेस में भी आ गया है, एक नया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस किया, तो ये ट्रेडमार्क नहीं मिलना चाहिए। बोलो कौन राइट है कौन रॉन्ग है? फर्स्ट पार्टी को बोलते हैं प्लेंटिफ, सेकंड पार्टी को बोलते हैं डिफेंडेंट, बोलो हु इज राइट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट? डिफेंडेंट राइट है, प्लेंटिफ रॉन्ग है। उसने प्लेंटिफ ने बोला था डिफरेंट इंडस्ट्री है, तुम्हारी इंडस्ट्री से दूर दूर मेरी इंडस्ट्री का रिश्ता नाता नहीं है। प्लेंटिफ राइट है, प्लेंटिफ रॉन्ग है, क्यों? बट इंडस्ट्री अलग हो गई ना, बट स्पेलिंग भी तो देख अलग है। क्रिश देखो क्या लगता है, प्लेंटिफ ऑटोमोबाइल किधर हुआ? नहीं नहीं नहीं, पेपर मिल्स है, डिफेंडेंट राइट है, कैसे? बट चल तू बोलता है कि महिंद्रा की गुडविल का फायदा महिंद्रा उठाएगा, इंडस्ट्री तो अलग है। ठीक है, आंसर देखो, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ऑब्जेक्शन रेज बाय द डिफेंडेंट इज वैलिड इन नेचर, और महेंद्र एंड महेंद्र को जो एप्लीकेशन डाली थी उन्होंने बोला तुमको नाम चेंज करना पड़ेगा, ये नाम नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो महिंद्रा का जो ऑब्जेक्शन था डिफेंडेंट का वो राइट था कि नहीं मिलना चाहिए नाम। चलो ये देखो, ये भी एक केस है फेमस, स्टारबक्स वर्सेस सरदार बख्श। स्टारबक्स के तो ना पीछे पड़ गए लोग ना, मजा आता है, मारो इसकी, अपना सार्वजनिक है ये, ठीक है। इसका नाम ही है सरदार बख्श कॉफी, ये बहुत फेमस केस है, बराबर। अब इसने क्या किया, एक सरदार जी ने एक कॉफी वेंचर चालू किया, नाम रखा उसने सरदार बख्श, बराबर। मैं एक बार सरदार बख्श में गया, लिटरली अंदर जाओगे ना तुम, ऐसा पैर रखोगे ना, ऐसा मुंह से आवाज आ जाएगा स्टारबक्स ही है रे, पूरा कॉपी मारा है, इंफ्रा, लाइटिंग, डिजाइनिंग, बस खाली फर्क कॉफी के प्राइस में, ये 450 का बेचता है, वो 150-200 में बेचता है, बस फर्क इतना है।
बाकी सब कुछ सेम है, बराबर। अभी जब सरदार बख्श ने कॉफी वेंचर चालू किया, इसके ना 3 ब्रांच चालू हो गए, वन शॉट उसने 3 ब्रांच चालू किया। सडनली स्टारबक्स को पता चला कि मार्केट में कोई ऐसा आया है जो अपनी मार रहा है अभी, तो उन्होंने नोटिस भेजा सरदार बख्श को कि यू चेंज योर नेम बिकॉज इट इज डिसेप्टिवली सिमिलर। अब सरदार बख्श बोलते कहां से डिसेप्टिवली सिमिलर दिखता है तुमको नाम? स्टारबक्स सरदार बख्श सिमिलर है पक्का। अब देखो तुमको उसका लोगो दिखाता हूं, लोगो में डिसेप्टिवली सिमिलर दिखता है क्या, वो देखो। लोगो भी देखो क्या बनाया। अब तुम लोगों को ध्यान से देखोगे ना, स्टारबक्स ने क्या मतलब डिसेप्टिवली सिमिलर प्रूफ करके दिखाता हूं, कोड बोलते बता, तो बोलते है देखो लोगों को ध्यान से देखोगे ना, तो पहले एक इनर सर्कल है, फिर एक आउटर सर्कल है, सरदार बख्श में भी सेम है, ठीक है। उसके बाद बीच में आइटम खड़ी है, इन्होंने कुछ तो चेंज करने के लिए सरदार नाम को रिप्लिकेट करने के लिए इन्होंने सरदार जी टर्बन वाला फोटो लगा दिया। आइटम के बाजू में थोड़े बहुत वेव्स टाइप कुछ बनाया है, सरदार जी में भी बनाया है। पता है अगर तुम्हारा सच में डिसेप्टिवली सिमिलर का इंटेंशन नहीं होता तो किसी भी इंसान को दिखा हुआ ये सब बोलेंगे कि ये तो सेम लोगो ही है, तुम ऐसा क्यों बनाते? अगर तुम बोलते हो ना हमारा कॉपी करने का इंटेंशन नहीं है, तो डिफरेंट लोगो भी बन सकता था ना, तुमने ये क्यों बनाया, बराबर। एंड इट इज वेरी मच सिमिलर। एक तो लोगो का डिजाइनिंग, और ये तो छोड़ो, जो सर्कल का साइज, थिकनेस, लाइन की थिकनेस, वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, बराबर। प्लस नाम भी देखो, स्टारबक्स सरदार बख्श, मतलब ये तो डिसेप्टिवली सिमिलर है। क्या ये डिसेप्टिवली सिमिलर है? पहले तो नाम में साउंड करता है सिमिलैरिटी, लोगों में साउंड कर रहा है सिमिलैरिटी, लोगो प्राइमा फेसी दिखता है सिमिलर है, लगता है तुमको? बट सोचो ये केस भी है ना, मतलब स्टारबक्स जीत गया और बाद में डायरेक्शन आया, क्योंकि हाँ कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो आर्ग्यूमेंट की है कि सर्कल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, बराबर, जानबूझ के कॉफी इंडस्ट्री में ही जाना, और बाद में इनका जो कोर्ट इंस्पेक्शन हुआ था उसमें वो लोग ने फ्रेंचाइजी को विजिट किया, और फ्रेंचाइजी में भी देखा कि साला इंफ्रास्ट्रक्चर, टेबल का साइज, चेयर का डिजाइन, साला सबसे में इतना सिमिलरिटी, तो वो क्लियर कट इंडिकेशन समझ में आ रहा था कि भाई तुमने तो इसको पूरा कॉपी ही मारा है, बस खाली प्राइसिंग पे फिर ये लोग ने चेंज कर दिया था। तो स्टारबक्स को ऐसा बोला, सॉरी सरदार बख्श को ऐसा बोला था कि तुमको ना तुम्हारा पूरा लोगो रीडिजाइनिंग करना पड़ेगा, और उन्होंने ना बाद में नया लोगो बनाया, जो तुमको दिखाता हूँ नया लोगो। ये देखो ये नया लोगो है उसका, सर्कल हट गया, बहुत अलग हो गया, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, सब चेंज हो गया, ये बाद में नया लोगो बनाया। बट पहले का लोगो और अभी का लोगो देखो कितना डिफरेंस है, उसको कोई डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं बोलेगा, बट अदरवाइज तो डिसेप्टिवली सिमिलर तो बहुत ज्यादा था वो। तो इंडिया में ना ऐसे, मतलब ये भी एक केस था जो बहुत फेमस केस हुआ था, स्टारबक्स सरदार बख्श वाला केस, ठीक है। तो ये भी एक केस है जो दिया है इसमें, देखो स्टारबक्स कॉफी कॉपीड द लोगो ऑफ द स्टारबक्स एंड देयरफॉर केस फाइल्ड बाय द स्टारबक्स, बट कोर्ट स्टेटेड दैट इट इज अ क्लियर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क एंड देयरफॉर डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट टू सरदार बख्श। क्या डायरेक्शन दिया था? यू हैव टू चेंज एंड रीडिजाइन योर लोगो। अच्छा ये केस है ना, तुम ध्यान से पढ़ना, मैं तुमको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, मेरे को तुम्हारा एक एक का आंसर चाहिए क्योंकि मेरे को पक्का भरोसा है सब अलग अलग आंसर देंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो केस क्या है। हॉकिंस प्रेशर कुकर पता है, हॉकिंस कुकर बनाता है, ये उसका केस है। सो इट्स अ हॉकिंस कुकर वर्सेस मुरुगन एंटरप्राइजेस, ये केस है। अब केस देखो क्या है। ये जो है ना मुरुगन एंटरप्राइजेस, ये भाई क्या करता था, प्रेशर कुकर के अंदर है ना
रिंग आती है पता है, रबर की, ब्लैक कलर की, ये वो रिंग बनाता था और रिंग बना के बेचता था। उसका कुकर से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, कि ना वो कुकर डीलर है, वो खाली रिंग का बिजनेस करता है। अभी उसने क्या किया एक दिन, तो वो है ना, जब कुकर बेचता था ना, अब वो इंडस्ट्री में ऐसा होता था कि अलग अलग कंपनी अलग अलग साइज के भी कुकर बनाते हैं। प्लस कुछ कुकर का फिटिंग कुछ कुकर की फिटिंग्स में नहीं बैठता है, मतलब तुम कोई दूसरे ब्रांड का रिंग इसमें लगाओगे तो नहीं बैठता है, वैसा सब भी होता है। तो ये क्या करता था, रिंग बना बना के बेचता था। तो कस्टमर है ना, काफी टाइम कंप्लेन लेके आते थे कि ये रिंग है ना बैठता नहीं है। तो ये भाई पूछता था कौन सा ब्रांड है कुकर का, तो कस्टमर बोलेगा हॉकिंस है। तो यार पहले बोलो ना हॉकिंस है, उसकी रिंग अलग आती है। फिर वो हॉकिंस की रिंग देता था जो वो खुद बनाता था, जो उसको पता था कि यही चीज हॉकिंस में फिट बैठती है। तो वो स्पेसिफिकली अलग रिंग देता था, फिर कस्टमर लेके जाता था, कस्टमर खुश, कस्टमर फिर कंप्लेन करने नहीं आता था। ऐसे ना ना उसने 1 से 2 साल एक्सपीरियंस किया कि नॉर्मल रिंग में और हॉकिंस के रिंग में बहुत फर्क हो रहा है। और जब कोई कस्टमर रिंग आके ले रहा है ना, उसको हॉकिंस बोला ना कि उसके घर पे हॉकिंस का कुकर है, देन आई एम लाइबल टू सेल डिफरेंट रिंग, मेरे को अलग रिंग देनी पड़ती है। तो उसने क्या किया, वो कस्टमर को पूछे कौन सा कुकर है, फिर वो बताए, या तो कस्टमर लेके जाए फिर वापस चेंज करने आए। होता है इतना झमेला करने से बेटर है, उसने एक सोल्यूशन निकाला। जैसे समझो ये रिंग का पैकेट है, रिंग के पैकेट में इसने पता है क्या लिखा है इधर नीचे, सुटेबल फॉर, बराबर। अब लिखना चाहिए था हॉकिंस ना, हॉकिंस नहीं लिखा उसने, सुटेबल फॉर, और हॉकिंस का स्टिकर मारा, मतलब इन शॉर्ट हॉकिंस का लोगो यूज कर दिया। ठीक है। अभी थोड़े टाइम बाद सब सही चल रहा है, सडनली एक दिन हॉकिंस को पता चला ये बंदा हमारा लोगो अपने प्रोडक्ट की थैली के ऊपर चिपका रहा है। तो मुरुगन एंटरप्राइज को नोटिस भेज दिया, किसने, हॉकिंस ने, कि हाउ यू कैन यूज अवर लोगो विदाउट अवर कंसर्न। तो ये भाई बोलता है अरे तुम्हारा लोगो मैं खाली कस्टमर को प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में इजी हो इसके लिए लगा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे मैंने हॉकिंस का लोगो चिपका दिया ना, तो कस्टमर देख लेता है ना, अच्छा सूटेबल फॉर हॉकिंस, चलो यही लेना है, क्योंकि मेरे घर पे हॉकिंस का ही कुकर है। अदरवाइज वो मेरे को सबको समझाना पड़ता है, ये सब बहुत किट किट रिटर्न पॉलिसी होता है, वो बहुत मगजमारी करते था मैं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बता तो तू हॉकिंस भी तो लिख सकता था ना, लोगो क्यों लगाया। होता है इससे ही, लोगो लगाया, अभी लिखो या लोगो लगाओ क्या फर्क पड़ गया उसमें, तो बोलता है नहीं बहुत फर्क पड़ता है। तो बताओ कैसे, तो बोलता है हॉकिंस का लोगो एक ब्रांड है, वेल नोन ट्रेडमार्क है, तू डायरेक्टली हमारे नाम पे तेरा प्रोडक्ट बेच रहा है या इनडायरेक्टली हमारे नाम पे प्रोडक्ट बेच रहा है, बराबर। होता है मेरा इंटेंशन तुम्हारा लोगो लगाना सिर्फ की है, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि वो अपने कुकर के लिए सही फिटिंग वाला रिंग लेके जाए। बाकी मेरे को तुम्हारे नाम से कुछ नहीं करना है, मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। बोलो कौन राइट है कौन रॉन्ग है, क्या मुर्गन राइट है। चलो अपन किधर से चालू करें, पीछे से आगे से, चल तू बता कौन गलत है। मुर्गन रॉन्ग है, मतलब हॉकिंस राइट है, तो ऐसा बोलना हॉकिंस राइट है। लड़की है ना तो उल्टा बोलेगी, हाँ ऐसा। अभी नवरात्रि आएगा, कौन राइट है, हॉकिंस राइट है, हॉकिंस हॉकिंस। मुर्गन राइट है ना, हाँ चलो एक तो मिला, मुर्गन राइट है, हॉकिंस हॉकिंस। चलो 3, ओके, कौन राइट है, हॉकिंस। भाई दोनों राइट है।
अगर कोई तेरा फ्रेंड इन फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा करेगा ना, तू सॉल्व करने मत जाना कभी। वैसे तो तू भी राइट है, तू भी राइट ही है। हाँ उधर तो फिक्स है, लड़की ही जीतती है, हाँ वो बात तो अलग है। लड़का ही गलत होता है। तेरी गर्लफ्रेंड का नाम सोनम था ना? सोनम नाम नहीं था? पक्का? ठीक है। हाँ, क्या हो गया? नहीं मुझे लगा तेरी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम सोनम था। अच्छा है जिसका नाम सोनम है। क्योंकि सोनम होती तो तू इधर थोड़ी होता। हाँ। कौन राइट है? हॉकिंस। 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 हॉकिंस हॉकिंस हॉकिंस। ये मुर्गन वाले कितने लोग हैं रे? एक, दो, तीन। और भी कोई था ना? बस तीन ही लोग। अच्छा, तू बता क्यों हॉकिंस राइट है? हाँ हाँ क्यों? नहीं नहीं, अपन ऐसा भी जाते कभी। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, इसके लिए तू इतना चिल्ला रहा है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं, चलो मैं ना मुर्गन को डिफेंड करता हूं, ठीक है, तुम हॉकिंस को डिफेंड करो। इफ आई एम सेइंग दैट आई एम जस्ट यूजिंग योर लोगो फॉर माई कंज्यूमर कन्वीनियंस। देखो तुम्हारी ब्रांड को अपने कुकर पे चिपका के बेचता तो पूछता, थैली पे, रिंग में, वो भी विच इज वन ऑफ द स्मॉल कंपोनेंट जिसका वैल्यू कुकर का प्राइस का 10% भी नहीं है। कौन होता है? हम्म। बट मैंने ये कहा लिखा है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉकिंस? मैंने क्या लिखा? सुटेबल फॉर हॉकिंस। मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉकिंस, या तो ऐसा कुछ नाम लिखता कि इन जॉइंट एसोसिएशन विद डेवलप बाय हॉकिंस, तो तुम बोलो कि हाँ गुडविल डाउन कर दी। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक, ऑनलाइन वाला रुको एक मिनट। हाँ तू बोल। अरे बट अभी लिखा है, अभी पब्लिक गवाह है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो लिखा है ना सूटेबल फॉर। चलो और कोई? हाँ तू बोल, तू कुछ बोल रही थी। अरे लड़की तो आर्ग्यू अच्छा करती है, बोल। चल बोल क्रिश। यार इतने सारे हॉकिंस हॉकिंस चिल्ला रहे थे, किधर गए सब? हाँ बोल। एक मिनट रुक जा पहले। हाँ हाँ। कुकर फटा, बस यही होता है। ठीक है फटा, फिर? तो नाम किसका खराब होएगा? इसमें हॉकिंस का नाम कैसे खराब हो गया? अरे बट लिखा क्या है? सूटेबल फॉर। ये कब बोला कुकर हॉकिंस ने बना? कुकर तो वैसे भी हॉकिंस का था। और एक रिंग की वजह से जो भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगी, तो वो तो मुर्गन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना। बट इसका मतलब ही यही है ना। अरे मैन्युफैक्चर्ड बाय और सूटेबल फॉर में फर्क होता है ना। अब वो मैं क्या कर सकता हूं यार उसमें? अभी जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको रेड और ग्रीन मार्क में नहीं समझ रहा है, तो वो नॉन वेज वाला वेज समझ के खा रहा है, मेरी गलती, वो अंधा है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हाँ प्रॉब्लम हॉकिंस को ये है, मेरा लोगो लगाया क्यों? प्रॉब्लम इतना ही है। प्रॉब्लम ना क्वालिटी से, वो सबसे है ही नहीं, उसका लोगो कैसे लगाया बस। हाँ और कौन किधर थे? तू बोल रहे कुछ? ब्रांड का मिसयूज किया? कैसे मिसयूज हुआ? हाँ बट अगेन मैं यही बोल रहा हूँ वापस, अगर रिंग में कुछ प्रॉब्लम है
तो मैंने कब बोला कि रिंग हॉकिंस ने बनाया है? क्या सूटेबल फॉर हॉकिंस के लिए स्टैम्प है? फ्रंट सिर्फ लोग देखते वही है। लोगों का प्रॉब्लम है। कॉपीराइट नहीं, ट्रेडमार्क लगता है। एक मिनट, तो तू ऐसा बोल रहा है कि उसके परमिशन के बिना जो लोगो यूज किया क्या हो गया उसका? हाँ वो ठीक है, बट मैंने तो सुटेबल फॉर के लिए लिखा है ना, तो मैं तो मेरे कस्टमर कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूं। बस खाली यूज किया वो मैटर करता है, क्या इंटेंशन से किया वो मैटर नहीं करता है। इवन इफ आई एम नॉट इंटेंशन, नो आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, तू कुछ बोल रही थी, बोल। कि भूल गई? हाँ ऑनलाइन वालों बोलो। तो तू मतलब मुरुगन के साथ है ना? हाँ देखा, अब बोल रहे। अरे यार आर्ग्यू कर रहे, तू ऐसा कैसा, वो तू ऐसा मत कर जैसे वो, जैसे एक बार मैं हाईकोर्ट में था ना, तो मैं ऐसा पीछे बैठा था, एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तो एक लड़का था और एक लड़की थी। अब लड़की लॉयर थी, तो ऐसा ना लड़का है ना उसको हर पॉइंट पे ना ऐसा एकदम ट्रैक डाउन कर रहा है ना, ये पॉइंट इज इनवैलिड, दिस पॉइंट इज इलॉजिकल, दिस इज। वो लड़की ने ऐसा थोड़ी होता मैं बोल तो मेरे को लगा अरे यार अभी समझा क्यों ज्यादा लड़के लॉयर होते हैं। ओके सो फाइनल आंसर देख लो नीचे क्या लिखा है। भले उसने कस्टमर कन्वीनियंस के लिए लिखा था, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए तुम चाहे तो तुम कंपनी का नाम लिख सकते थे, यू कांट यूज द लोगो, क्योंकि इंडिया में ना जनरली पब्लिक लोगो से अट्रैक्ट होता है, फर्स्ट इंस्टेंस में लोगो दिख के आता है, बराबर, तो इसके लिए वो अलाउड नहीं है, दैट्स वाई इसके लिए भाई ये जीत गया, अदरवाइज तो नहीं जीता, अदरवाइज। अच्छा उसके बाद देखो ये केस जो मैंने बताया तुमको, बड़े मियाँ वाह बड़े मियाँ वाला केस है ये। ओके अच्छा उसके बाद ये केस, चलो इस पे झगड़ा करते हैं अभी। मैं केस बताता हूँ तुमको क्या है फिर, बट ये ना बहुत इजी है यार, मतलब ठीक है देखो, एक होटल है, फेमस होटल चेन सुना होगा तुमने, रिनायसेंस होटल, बराबर, और एक छोटा गरीब विजय साई ओयो टाइप, बराबर, इसका एक होटल। अरे हाँ मतलब ये वो गरीब है यार, रेनाइसेंस के सामने तो गरीब ही हुआ ना। इसने क्या किया, रेनाइसेंस ब्रांड ऑब्वियसली रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क के अंदर, अब ये विजया साई करके जो था उसने क्या किया, अपनी होटल चेन स्टार्ट की एकदम छोटे लेवल से, जिसका नाम था देखो थर्ड पॉइंट थर्ड लाइन में लिखा है क्या, साई रेनाइसेंस, बराबर। अब साई रेनाइसेंस नाम की इसने होटल स्टार्ट कर दी, तो भाई रेनाइसेंस होटल से इसको नोटिस आ गया कि यू चेंज योर नेम, इट इज डिसेप्टिवली सिमिलर। होता है कहाँ से डिसेप्टिवली सिमिलर, पहला तो तुम्हारा नाम है रेनाइसेंस, मेरा नाम है दूसरा, तुम प्रीमियम या क्रीम क्राउड को टारगेट करते हो, मैं ओयो कस्टमर के लेवल को टारगेट करता हूँ, तुम मेट्रो सिटीज में हो, तुम्हारे पर रूम का साला चार्ज ही 10,000 से चालू होता है, मेरे इधर 1200 में या घंटे के हिसाब से भी हम दे देते हैं। तो देर इज नो कंपेरिजन। हाँ इंडस्ट्री इज सेम, अल्टीमेटली होटल इंडस्ट्री है, बराबर, क्या डिसेप्टिवली सिमिलर है, कंफ्यूजन कस्टमर के माइंड में हो सकता है, क्या कस्टमर के माइंड में कंफ्यूजन होगा, सेम लग्जरी, साया रेनाइसेंस से कौन सा लग्जरी लग रहा है तेरे को? करेक्ट, हाँ कि होता है ना, प्रीमियम कस्टमर के साथ साथ अब ये लोअर कैटेगरी के कस्टमर को भी टारगेट करने के लिए नया वेंचर चालू कर दिया,
आ सकता है ना ये दिमाग में। हाँ, तो उसका भी आंसर देखो। समझा? ठीक है। तो डिसेप्टिवली सिमिलर है ना, इंडिया में बहुत चलते हैं और लोग करते हैं, ये सब हरकतें भी करते हैं फिर। बट डिसेप्टिवली सिमिलर इंडिया में ना, ये तो मतलब बहुत कम केसेस है, मेरे पास तो कुछ 80-90 केसेस है। इतना पढ़ने जाएंगे तो पागल हो जाओगे तुम भी। बट अल्टीमेट लॉजिक ये है कि भाई कुछ भी हो जाए, डिसेप्टिवली सिमिलर इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर कुछ भी हो जाए नहीं होना चाहिए। बिकॉज डिसेप्टिवली सिमिलर से सबसे बड़ा पता है प्रॉब्लम क्या होता है, लोग किसी की गुडविल को यूज करना चालू कर देते हैं। और गुडविल को देखो, यूज कोई भी इंटेंशन से करो, उससे प्रॉफिट बनाने के इंटेंशन से करो या उसकी गुडविल खराब करने के इंटेंशन से करो, बट तुमने किसी का इंटेंशन मतलब गुडविल यूज किया तो वो रॉन्ग ही है। अगर वो विदाउट कंसर्न कर रहे हो, ट्रेडमार्क सही तरीके से यूज नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है। और जैसे कि मैंने बोला, डिसेप्टिवली सिमिलर का केस एक बार ठोक दिया ना तुमने, ये केस है ना बहुत लंबा चलता है। क्योंकि अब सिमिलैरिटी है या नहीं है ये कोर्ट डिसाइड करता है। अभी जैसे देखो, एक चीज बता दो, तुमने ना कभी कोई ट्रेडमार्क देखा रहेगा ना, तो कुछ लोगों के ऊपर ऐसा टीएम लिखा रहता है ना, और कुछ लोगों के ऊपर ऐसा आर लिखा होता है, पता है? और कुछ के ऊपर तो ऐसा सी होता है। तो सी इज द कॉपीराइट, आर इज रजिस्टर्ड, टी इज ट्रेडमार्क। चलो ये तो अलग एक्ट है, तो इसको छोड़ो। कब मैं टीएम लिखूं, कब मैं आर लिखूं? ट्रेडमार्क है तो टीएम लिखने का, तो आर कब लिखने का? तो एक मिनट, तुम खुद ही सोचो तुम क्या बोल रहे हो। कब लिखने का टीएम और कब लिखने का आर? कि तुमको जो अच्छा लगे वो तुम लिख सकते हो। बोल बोल, रॉन्ग तो रॉन्ग रे, बोलना। हम्म। प्रोसेस में है तो आर, प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो टीएम, बराबर। उल्टा है, उल्टा है। अगर तुमने अप्लाई किया और अब तक अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तब तक तुम यूज करो टीएम, ट्रेडमार्क। तो अगर समझो मेरी कंपनी का कोई लोगो है ना, उसके ऊपर मैंने सिर्फ टीएम लिखा है अभी, तो ये सबको एक मैसेज जा रहा है कि आई ऑलरेडी अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क बट इट इज स्टिल पेंडिंग। बट अगर मैं कोई भी लोगो बनाने के बाद उसके ऊपर आर लिखना चालू कर देता हूं, तो इसका मतलब मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया। अब तुम सोचोगे के लिए इतना मगजमारी क्यों, बराबर। अगर मैं आज ट्रेडमार्क लिखता हूँ, टीएम लिखता हूँ, कल मैं आर लिखता हूँ, तो क्या इससे कितना ही फर्क पड़ेगा? देखो एक्चुअल में इससे फर्क बहुत पड़ता है। और फर्क देखो मैं तुमको बताता हूँ कितना पड़ता है। आज तुम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करोगे ना, ट्रेडमार्क पता है कितने टाइम बाद रजिस्टर होएगा? अप्रोक्स मिनिमम 3 इयर्स समझ लो। तो आज अप्लाई करोगे ना, 3 साल बाद ट्रेडमार्क रजिस्टर होएगा। जैसे एक मेरे एक फ्रेंड का एक ट्रेडमार्क है, उसने एक बिजनेस के लिए रजिस्टर किया था, उसको तो ट्रेडमार्क रजिस्टर होते होते पता है कितना टाइम हुआ? 7 इयर्स। 7 साल बाद उसको आया कि योर ट्रेडमार्क हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। मतलब वाह। मतलब मैं उसको ऐसा भी पूछा एक बार, याद भी था क्या तेरे को, तूने डाला था ऐसा? तो हाँ हाँ याद था मेरे को, क्योंकि वे हर 2 महीने में 4 महीने में जाके देखता था व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस। बट 7 साल लग गया। बट बोलते हैं हाँ, तब तक एक एडवांटेज है, यू कैन यूज टीएम ना। टीएम लिखोगे तो वैसे भी सबको समझ जाएगा कि भाई तुमने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया है, तो ठीक है, नो वन इज गोइंग टू कॉपी दैट ट्रेडमार्क, क्योंकि ऑलरेडी उनको समझ जाएगा कि ये भाई अप्लाइड हो चुका है। बट आर लिखोगे तो इसका मतलब फाइनली रजिस्टर्ड है, बराबर। अच्छा, तो जैसे मैंने बोला ना, टीएम और आर का जर्नी बहुत लंबा होता है, 2-3 साल से लेके इट में गो अप टू 7 इयर्स ऑल्सो। तो तुम अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कर अप्लाई करके बैठे हो बट रजिस्टर नहीं हुआ है अभी तक, तो दुनिया को भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये ट्रेडमार्क का भाई माई बाप मैं है। और दुनिया को ये भी बताना पड़ेगा ना कि मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, प्रोसेस कर चुका हूँ मैं। वो इंडिकेशन है टीएम, इट इज नॉट जस्ट 2 अल्फाबेट टी और एम है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि मैंने इस ट्रेडमार्क के लिए क्या कर दिया है, ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, ये इंडिकेशन जाता है। अच्छा,
जब तुम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हो तो ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कितना साल, 10 ईयर्स के लिए रजिस्टर होता है, बराबर। अब ये जो 10 ईयर्स के लिए रजिस्टर होगा, जैसे ही तुम्हारा 10 साल खत्म होगा, इसके बाद तुम वापस इसको क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। फिर रिन्यू कितने साल के लिए होगा, 10 ईयर्स के लिए होगा, फिर वापस उसको क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। ऐसे तुम 10-10 साल के स्पैन में ट्रेडमार्क कितने भी साल चला सकते हो। गोदरेज ट्रेडमार्क है ना, उसको कुछ 130+ ईयर्स हो चुका है, ठीक है। मतलब जो ट्रेडमार्क 1999 में आया था, उसके पहले भी तो कोई एक्ट होगा ना, वो उसके अंदर भी रजिस्टर था, वहां से पास ऑन होते होते आज वो इतने साल से ट्रेडमार्क रजिस्टर है, बराबर। रिलायंस भी ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, बराबर। बिस्लेरी भी काफी साल से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो है ऐसे काफी सारी अच्छी अच्छी ब्रांड्स है जो सालों से ट्रेडमार्क रजिस्टर करके बैठे हैं। और ये लोग को ये सब है ना बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे जनरली ये सब काम तो मैंने देखा है कि काफी लोग ये सब काम सीएस से भी कराते हैं। तुम अगर कोई कंपनी के सीएस बनोगे तो तुमको भी कंपनी बोलेगा कि भाई अपना ट्रेडमार्क रिन्यू कर देना टाइम पे, भूल जाओगे, शुट याद ही नहीं रहा, ऐसा सब उधर नाटक नहीं चलता है, बिकॉज दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ट्रेडमार्क 10 साल खत्म होने के बाद रिन्यूअल नहीं डालता है एप्लीकेशन। 10 साल खत्म होने के लिए 2 महीना अभी भी बाकी है, उसी टाइम से तुम्हारी प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, बराबर। सो दैट यहाँ पे 10 ईयर्स खत्म हो, ऑटोमेटिकली वो रिन्यू हो जाएगा आगे, ठीक है। तो वो तुमको रिन्यूअल के लिए भी सब काम एक्चुअल में सीएस को ही कराते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मैंने ये भी देखा है पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी सीएस फॉर्म करती है, ज़्यादा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ही करते हैं। हाँ, अभी उसमें भी तुम्हारी इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे समझो अगर तुम मीडिया फील्ड में गए, जैसे मूवी प्रोडक्शन हाउस में तुम सीएस बने, तो मूवी प्रोडक्शन हाउस मतलब पहले तो स्क्रिप्ट का कॉपीराइट कराओ जाओ, सॉन्ग का कॉपीराइट कराओ जाओ, ठीक है, फिर मूवी का कॉपीराइट कराओ जाओ, ये सब कराना पड़ता है। तो उधर तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट, ये रजिस्टर होना चाहिए। तो इसके लिए, और बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना काम नहीं आता है ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क का, उधर बैंकिंग रेगुलेशन ज़्यादा चलते हैं। तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। इतना समझा, ठीक है। चलो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।